अध्याय 910 अराजकता की सच्ची समझ। वांग हाओ का दिमाग लगभग पूरी तरह से मो जिंग सिस्टम द्वारा प्रदर्शित विभिन्न पुरस्कारों से भरा हुआ था। एक शीर्ष शिकारी बनने का मतलब है कि वांग हाओ की पहचान उसे मो कबीले के समाज के उच्च वर्गों में प्रवेश करने की अनुमति देगी। मोकुल के किसी वरिष्ठ सदस्य के रूप में नामित होना तो और भी गौरवशाली उपलब्धि है। जब तक वांग हाओ की मृत्यु नहीं हो जाती और उनकी साधना अमर स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वे मोकुल के औपचारिक वरिष्ठ सदस्य बन सकते हैं। इंक क्लैन का एल्डर बनने के बाद कोई भी इंक स्टार सिस्टम द्वारा निर्धारित एल्डर के स्वतंत्र विशेषाधिकारों को अनलॉक कर सकता है, जो ट्रायल प्रतिभागी के विशेषाधिकारों से कहीं अधिक हैं। इससे व्यक्ति सीलबंद इंक स्टार सिस्टम क्षमताओं का अधिक उपयोग कर सकता है। इस बिंदु पर मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम को याद रखेंगे। tukanan.com ताइवानी उपन्यासों को पढ़ने के लिए प्रमुख साइट, जो किसी भी समय उपलब्ध है। मेडल ऑफ वेलोर जैसे दिखावटी किताबों की तुलना में वांग हाओ अधिक व्यवहारिक और ठोस पुरस्कारों को प्राथमिकता देता है। अब जबकि मो वंश विलुप्त हो चुका है, वांग हाओ के लिए किसी भी प्रकार का सम्मान या पदक कोई मायने नहीं रखेगा। इसके अलावा वांग हाओ को सबसे ज्यादा संतोष इस बात से हुआ कि उनके अंक 10.56 ट्रिलियन तक पहुंच गए थे। इतने सारे अंक, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। वांग हाओ ने तुरंत सबसे महंगी वस्तुओं की सूची खोल दी। मेरे पास अभी जितने पॉइंट्स हैं उनसे तो मैं सारी चीजें आसानी से रिडीम कर लूंगा, है ना? मुझे आश्चर्य है कि इस सबसे महंगी चीज को खरीदने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे। वांग हाओ के विशेषाधिकारों को अपग्रेड किए जाने के बाद उसने पॉइंट रिडीम करने के लिए विशेषाधिकार का उच्चतम स्तर अनलॉक कर लिया। जब वांग हाओ ने सबसे महंगी वस्तुओं की सूची खोली तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। एकमात्र नंबर 1 ईश्वर, जिसे 100 अरब स्याही के सिक्कों के बदले बदला जा सकता है। अरे, 100 अरब इंक कॉइन! एक इंक कॉइन 1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बराबर है और मेरे सभी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को अभी केवल 10 इंक कॉइन्स के बदले ही बदला जा सकता है। वांग हाओ, जो अभी अभी खुद को एक उद्योगपति समझ रहा था, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो और बर्फीले पानी में भीग गया हो। धिक्कार है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मो लोगों की तुलना में मेरी दौलत एक कंगाल से बस थोड़ी ही बेहतर है। 10 मो सिक्के, हाँ, मैं तो लगभग कंगाल ही हूँ। वांग हाओ को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मो वंश अपने मुख्य देवता की दिव्य शक्ति का उपयोग व्यापार के लिए भी कर सकता था। आखिर वे कितने शक्तिशाली थे? अगर मो जनजाति ऐसी थी तो उस समय वो जनजाति कितनी खौफनाक रही होगी। वांग हाओ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कुएं की तलहटी में बैठा एक मेढक हो और धीरे धीरे वह खुद को महत्वहीन महसूस करने लगा था। उफ, ये तो सरासर बदमाशी है। मैंने 10 इंक कॉइन पाने के लिए अनगिनत बार अपनी जान जोखिम में डाली। 100 अरब इंक कॉइन इकट्ठा करने के लिए मुझे वीरान टावर जैसे सैकड़ों अरबों खतरनाक मिशन पूरे करने होंगे। वांग हाओ को यकीन नहीं था कि वह इन कार्यों को जीवित रहते हुए पूरा कर पाएगा, लेकिन 100 अरब मो सिक्कों की भयावह राशि के बारे में सोचकर ही उसे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि मैं 10 मैक्सिकन सिक्कों में क्या क्या अच्छी चीजें खरीद सकता हूँ। कुछ समय की निराशा के बाद वांग हाओ हतोत्साहित नहीं हुए और उन्होंने जल्दी ही अपना पूर्व आत्मविश्वास वापस पा लिया। रिडेम्पशन सूची में नीचे स्क्रॉल करते रहें। पहले 1000 पन्नों को पलटने के बाद वांग हाओ को आखिरकार वो खजाना मिल गया जिसे 10 स्याही के सिक्कों तक के बदले में दिया जा सकता था। F क्लास यूनिवर्सल स्पेसशिप, जिसे 9 मैक्सिकन सिक्कों के बदले बदला जा सकता है। मो जाति द्वारा अंतरिक्ष यानों के वर्गीकरण के अनुसार वर्णमाला में अक्षर जितना नीचे होगा, अंतरिक्ष यान उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। F श्रेणी का अंतरिक्ष यान अंतरतारकीय छलांग लगाने में सक्षम है और इसमें एक शक्तिशाली ढाल है जो इसे छोटे ब्लैक होल को पार करने की अनुमति देता है। हालांकि वांग हाओ को थोड़ी ईर्ष्या थी, लेकिन उसे इसे तुरंत बदलने की कोई जल्दी नहीं थी। ब्रह्मांडीय स्तर की तलवार तकनीक स्टार एवोल्यूशन स्वॉर्ड को विकसित करके सच्चे ईश्वर के अंतिम चरण तक पहुंचा जा सकता है। इसकी तलवार शक्ति असाधारण है। इसे 9.5 इंक कॉइन्स के बदले प्राप्त किया जा सकता है। तथाकथित सार्वभौमिक स्तर अमर स्तर से भी उच्च स्तर है। अमर स्तर की तकनीकें केवल मार्शल आर्टिस्टों को अमर स्तर तक ही साधना करने की अनुमति देती हैं, जबकि सार्वभौमिक स्तर की तकनीकें देवताओं द्वारा भी साधना योग्य होती हैं। वांग हाओ चाकू चलाने का अभ्यास करता है और इस तरह की तलवारबाजी उसे ज्यादा आकर्षित नहीं करती। सहायक साधना तकनीक अराजकता की सच्ची समझ ब्रह्मांडीय अराजकता की शक्ति को समझने में मदद करती है। इसके लिए अत्यंत उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता होती है और इसकी लागत 6.3 इंक कॉइन है। कई एक्सचेंज सूचियों को देखने के बाद वांग हाओ की निगाहें अराजकता की सच्ची व्याख्या नामक पुस्तक पर टिकी रहीं। ये पुस्तक अराजकता की सच्ची व्याख्या एक दिव्य पुस्तक है जिसे इंक कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अलौकिक ब्रह्मांड के एक गुप्त क्षेत्र में स्थित एक अराजक पत्थर की पट्टिका से प्रतिलिपि बनाकर तैयार किया है। इसमें इंक कबीले के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की इस अराजक पत्थर की पट्टिका के बारे में समझ और अंतर्दृष्टि का विस्तृत वर्णन है, इसीलिए इसका नाम अराजकता की सच्ची व्याख्या रखा गया है।
इस अराजक पत्थर की पट्टिका का अध्ययन करके वह इंक कबीले का प्रतिभाशाली व्यक्ति बाद में पूरे इंक कबीले के 10 सबसे शक्तिशाली बुजुर्गों में से एक बन गया और उसने ब्रह्मांड की सबसे उन्नत अराजक शक्ति को समझ लिया। वांग हाओ ने अंततः द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ कैस नामक पुस्तक को पुनर्स्थापित करने का विकल्प चुना। वांग हाओ ने बचे हुए अंकों का उपयोग नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि यह किताब द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ कैस मेरे लिए ही बनी है। इसे देखते ही मेरे दिल ने कह दिया कि यही वह किताब है जो मैं चाहता था। वांग हाओ के मन में जो पुस्तक अराजकता की सच्ची व्याख्या का विचार आया वह एक हस्तलिखित पुस्तक की फोटोकॉपी थी। पहले 9 पृष्ठों में 9 आकृतियों की छाप थी और उसके बाद के हजारों पृष्ठों में इन आकृतियों की विस्तृत समझ और व्याख्या पर टिप्पणियां थीं। जब वांग हाओ ने पहली तस्वीर देखी तो वह अचानक किताब से मोहित हो गया, मानो आसपास का स्थान और समय थम गया हो और उसका सारा ध्यान काले पत्थर की पट्टिका की छवि पर केंद्रित हो गया। पहली तस्वीर में पूरी तरह से काली पृष्ठभूमि दिखाई दे रही है जिस पर केवल एक चांदी का बिंदु है। ये चांदी जैसा बिंदु एक जुगनू की तरह दिखता है जो हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा हो, या शायद अनंत ब्रह्मांड के सुदूर छोर पर स्थित किसी तारे से निकलने वाली हल्की रोशनी की तरह। धीरे धीरे वांग हाओ की निगाहें उस चमकदार बिंदु पर टिक गईं, मानो उनकी दृष्टि अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई हो और उनके चारों ओर के अनगिनत तारे उनकी आंखों के सामने गायब हो गए। वह छोटा सा चांदी जैसा चमकदार बिंदु धीरे धीरे बड़ा होता गया। धीरे धीरे वांग हाओ ने चांदी के धब्बे को बड़ा होते देखा। अंततः वह एक तारामंडल के आकार का हो गया और फिर भी वह रुका नहीं बल्कि बढ़ता ही रहा। उस चांदी के बिंदु को देखते ही वांग हाओ की सारी इंद्रियां सुन्न हो गईं, उसकी सारी इंद्रियां उस बिंदु से मोहित हो गईं। धीरे धीरे चांदी का धब्बा बड़ा होता गया और अंततः एक ब्रह्मांड का रूप ले लिया। वांग हाओ को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा इस ब्रह्मांड में भटक रही है। उसके दिल में एक बहुत ही रहस्यमय भावना उठ रही थी, लेकिन उसका दिमाग हमेशा धुंध में डूबा रहता था और वह कितनी भी कोशिश कर ले उसे स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचेत अवस्था में वांग हाओ अपने मतिभ्रम से जाग उठा। जब वांग हाओ ने समय देखा तो उसे एहसास हुआ कि विचारों में खोए रहने के दौरान 10 साल बीत चुके थे। उफ, अभी कुछ देर पहले ही तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि 10 साल पलक झपकते ही बीत गए। ऐसा लगता है कि अराजकता की यह सच्ची व्याख्या मेरे लिए आसानी से समझ में नहीं आएगी। ये समय की सरासर बर्बादी है। अगर मैं गहन ध्यान की अवस्था में प्रवेश करूं तो शायद दसियों हजार साल बीत जाएंगे और तब तक मेरा शरीर शायद सड़ चुका होगा। वांग हाओ ने अराजकता की सच्ची व्याख्या नामक पुस्तक को एक तरफ रख दिया और आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं की। 10 साल पलक झपकते ही बीत गए हैं और साइबरट्रॉन की यांत्रिक सेना द्वारा वीरान टावर की मरम्मत कर दी गई है, जिससे आत्मविनाश का खतरा समाप्त हो गया है। अब समय आ गया है कि उस तारामंडल को हटा दिया जाए जिसने निर्जन टावर को कैद कर रखा है। वांग हाओ ने मो जिंग प्रणाली से सीखा कि तारा सरणी को निष्क्रिय करने के लिए मो कबीले के बुजुर्गों को एक संयुक्त आदेश जारी करने की आवश्यकता होती है, या मो कबीले के नेता को एक आदेश जारी करने की आवश्यकता होती है। अब जबकि पूरा मो वंश ही समाप्त हो चुका है, एकमात्र शेष उम्मीदवार बुजुर्ग वांग हाओ ही हैं। इस प्रकार वांग हाओ स्वाभाविक रूप से पूरे इन कबीले में सर्वोच्च शक्ति और प्रतिष्ठा वाला नेता बन गया। स्टॉप अध्याय 9:1 मिशन का अंत। इस प्रकार भाग्य के एक अप्रत्याशित मोड़ से वांग हाओ को अविश्वसनीय सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसे उस स्टार एरे को निष्क्रिय करने का सर्वोच्च अधिकार मिल गया जिसने निर्जन टावर को कैद कर रखा था। इससे वांग हाओ की काफी मेहनत बच गई, अन्यथा इस तारामंडल को भेदने की कोशिश में अनगिनत मस्तिष्क कोशिकाएं और समय व्यर्थ हो जाएगा। स्टार एरे, जिसने डेसोलेट टावर को कैद कर रखा था, के हटने के बाद डेसोलेट टावर अपने आप ही आसपास के ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से शून्य ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम हो गया। डेसोलेट टावर के अंदर मौजूद 3 ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरणों में से एक की साइबरट्रॉन द्वारा पूरी तरह से मरम्मत कर दी गई है और अब ये ब्रह्मांड की शून्य ऊर्जा को स्वतः अवशोषित करना शुरू कर सकता है। इस शून्य ऊर्जा की सहायता से इस्पात ग्रह का केंद्र रिएक्टर के माध्यम से बड़ी संख्या में दिव्य क्रिस्टल उत्पन्न कर सकता है। अतिरिक्त ऊर्जा से संपूर्ण निर्जन टावर चलता रहता है और इंजीनियरिंग रोबोटों को इसकी मरम्मत करने की सुविधा मिलती है। पिछले 10 वर्षों में 3000 जंगली जानवरों की सेना शुरुआती 10 लाख की सेना से बढ़कर 100 मिलियन की सेना बन गई है और विस्तार की गति अभी भी तेजी से बढ़ रही है। अब इस उजाड़ ग्रह के 1/10वें हिस्से से भी अधिक पर वांग हाओ की जंगली जानवरों की सेना का शासन है। जंगली जानवरों के प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचने पर निर्जन भूमि का बूढ़ा व्यक्ति वृक्ष आत्माओं को भूमिगत जड़ नेटवर्क बनाने के लिए मार्गदर्शन करता था। इस प्रकार पूरे निर्जन ग्रह के भूमिगत स्थान को एक साथ जोड़ता था। जब तक आप स्वर्गीय उजाड़ के बूढ़े व्यक्ति द्वारा निर्मित लकड़ी की पट्टिका पहने रहेंगे, तब तक आप इन मूल नेटवर्क में कहीं से भी बहुत कम समय में तुरंत उजाड़ टावर के चरणों में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जब भी वाइल्ड बीस्ट लीजन किसी वाइल्ड बीस्ट क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता था, तो वे लूटी गई सभी वस्तुओं को इकट्ठा करते थे और फिर उन्हें एक साथ वाइल्ड टावर के तल पर ले जाकर ढेर लगा देते थे।
फिर साइबरट्रॉन के अधीन यांत्रिक सेनाओं ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामग्रियों को छांटा और अंततः विभिन्न प्रसंस्करण और विनिर्माण प्रक्रियाओं के बाद परित्यक्त टॉवर की मरम्मत और उसे प्रतिस्थापित किया। प्रक्रिया को गति देने के लिए साइबरट्रॉन ने अपनी मशीन जाति के अधीनस्थों को डेसोलेट टॉवर के बाहर कई कारखाने बनाने का आदेश दिया ताकि इन सामग्रियों को संसाधित किया जा सके और विभिन्न प्रसंस्करण कार्य किए जा सकें। उन्होंने इंजीनियरिंग रोबोटों की संख्या में भारी वृद्धि करने के लिए रोबोट निर्माण संयंत्र का भी विस्तार किया। साधारण पुर्जों और सामग्रियों के लिए मेक रेस द्वारा निर्मित अस्थायी कारखाने काम संभाल सकते हैं, लेकिन मुख्य पुर्जों और सटीक इंजन भागों के लिए साइबरट्रोनियन स्वयं काम करते हैं, एक सार्वभौमिक प्रिंटर का उपयोग करके तैयार उत्पादों को प्रिंट करते हैं और फिर उन्हें हाथ से स्थापित और त्रुटि रहित करते हैं। यूनिवर्सल प्रिंटर की मदद से साइबरट्रॉन और भी अधिक शक्तिशाली बन गया, जिससे यूनिवर्सल क्लास वार्प इंजनों की मरम्मत करना बेहद आसान हो गया। साइबरट्रॉन कभी मशीन जाति का सबसे महान इंजीनियर था, जिसने डेसोलेट टॉवर के भीतर 3 वार्प इंजनों के डिज़ाइन और निर्माण में भाग लिया था, जिससे वे रखरखाव में बेहद कुशल बन गए थे। जैसे जैसे रोबोट कारखाने की उत्पादन लाइन से नए इंजीनियरिंग रोबोट निकलते जा रहे हैं और परित्यक्त टावर पर रखरखाव के काम में शामिल हो रहे हैं, समग्र रखरखाव की प्रगति में काफ़ी सुधार हुआ है और मूल रूप से अपेक्षित मरम्मत का समय काफ़ी कम हो गया है। वार्प ड्राइव और रिएक्टरों की मरम्मत के अलावा साइबरट्रॉन अब मेसन क्लोकिंग सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हामास्टर मेसन अदृश्यता प्रणाली की मदद से निर्जन टावर किसी भी आकार में सिकुड़ सकता है, सभी ऊर्जा उतार चढ़ाव को छिपा सकता है, धूल के एक कण के आकार का हो सकता है और वांधाओं के शरीर पर छिप सकता है, या खुद को एक पेंडेंट या आभूषण के रूप में छिपा सकता है। वांधाओं का आदेश मिलने के बाद साइबरट्रॉन ने मेसन स्टील्थ सिस्टम और ऊर्जा संचरण सर्किट की मरम्मत के लिए बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग रोबोटों को जुटाना शुरू कर दिया। 3 साल बाद मेसन क्लोकिंग सिस्टम की आखिरकार मरम्मत कर दी गई। क्रूर जानवरों की सेना के उत्पात के बाद उस पूरे उजाड़ ग्रह पर लगभग सभी संसाधनों को लूट लिया गया और उजाड़ टावर के पास जमा कर दिया गया। उस वीरान मीनार के पास जमा हुए विभिन्न बहुमूल्य संसाधन हजारों किलोमीटर तक फैली हजारों फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला के समान थे। सभी आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करने के बाद बचे हुए संसाधनों को वांधाओं ने सीधे एजियो ड्रैगन स्पेस में डाल दिया। पूरे एजियो ड्रैगन स्पेस में एजियो ड्रैगन द्वीप के समान एक विशाल खजाना पर्वत अचानक प्रकट हुआ। ये खजाने वांधाओं के निजी खजाना पर्वत बन गए। वांधाओं की जंगली जानवरों की सेना ने लगभग पूरे बंजर ग्रह के सभी बहुमूल्य संसाधनों को खाली कर दिया, जिससे ग्रह अत्यंत बंजर हो गया। भविष्य में अमर स्तर के जंगली जानवरों का जन्म होना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 15 साल बाद डेसोलेट टॉवर के वार्प ड्राइव की समय से पहले मरम्मत कर दी गई और वांधाओं ने डेसोलेट प्लैनेट छोड़ने की तैयारी की। क्या मृत्यु स्तर का मिशन पूरा हो गया है? वांधाओं ने मोजिंग प्रणाली में इस मृत्यु स्तरीय मिशन को पूरा करने का सीधा विकल्प चुना। 10 लाख अंक काटे जाने के बाद मोजिंग प्रणाली द्वारा चिन्हित ब्रह्मांडीय निर्देशांकों के माध्यम से वांधाओं को उस निर्जन ग्रह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया जहां उसने मृत्यु परीक्षा में प्रवेश किया था। प्रस्थान करने से पहले वांधाओं ने वीरान टावर के तारा मानचित्र का उपयोग करके वीरान ग्रह के ब्रह्मांडीय निर्देशांक अंकित कर लिए। भविष्य में जब भी वांधाओं वीरान टावर को सक्रिय करेगा, वह किसी भी समय फिर से वीरान ग्रह में प्रवेश कर सकेगा। जंगली जानवरों की सेना की बात करें तो वांधाओं ने सभी अमर स्तर के जंगली जानवरों के साथ 700,000 तारा स्तरीय जंगली जानवर अभिजात वर्ग, 1000 डोमेन लॉर्ड स्तरीय अभिजात वर्ग और एक वनस्पति सेना को पीछे छोड़ दिया। शेष जंगली जानवर उस निर्जन ग्रह पर ही रह गए। वांधाओं ने भी इसके लिए काफ़ी पॉइंट्स खर्च किए। हालांकि वांधाओं के लिए ऐसी अजेय सेना रखना किसी भी कीमत पर अंक खर्च करने लायक है। हालांकि वांधाओं के उस सुनसान क्षेत्र को छोड़ने के बाद कई समस्याएं उत्पन्न हो गईं। उन जंगली जानवरों की भूख बहुत अधिक होती है। अमर स्तर के जंगली जानवरों को छोड़कर जो शून्य ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं और जिन्हें खाने की आवश्यकता नहीं होती, बाकी सभी जंगली जानवरों को बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से वांधाओं ने बंजर भूमि से बड़ी मात्रा में संसाधन लूट लिए थे, लेकिन एक दिन उसके संसाधन खत्म हो जाएंगे, जो उसके लिए एक वास्तविक सिरदर्द होगा। छोड़ो इसे, चलो एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। अगर सब कुछ विफल हो जाता है तो हम इन जंगली जानवरों को किसी दूरस्थ तारामंडलीय क्षेत्र में ले जाकर छोड़ देंगे और उन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे। मुझे बस सभी अमर जंगली जानवरों को अपने पास रखना है। दूसरी ओर वनस्पति सेना ने वांधाओं को बहुत सारी परेशानियों और मेहनत से बचा लिया। इसने न केवल वांधाओं के संसाधनों का उपभोग नहीं किया, बल्कि यह शून्य ऊर्जा को अवशोषित करके उसे बड़ी मात्रा में जीवन सार में परिवर्तित कर सकती थी, अंतरिक्ष को शुद्ध कर सकती थी, आध्यात्मिक मिट्टी को उपजाऊ बना सकती थी और एजियो ड्रैगन द्वीप का रूपांतरण कर सकती थी। वांधाओं बेहद खुश था। अब वांधाओं के एजियो ड्रैगन स्पेस क्षेत्र का बहुत विस्तार हो गया है और यह आसानी से एक पूरे तारामंडल को समाहित कर सकता है। एजियो ड्रैगन द्वीप का क्षेत्रफल भी बढ़कर 10 लाख किलोमीटर से अधिक व्यास का हो गया है, जो यूसी में एक मध्यम आकार के तैरते महाद्वीप के बराबर है।
एजियो ड्रैगन स्वॉर्ड का ब्लेड पहले ही लगभग 100,000 मीटर तक फैल चुका था, जो वान हाओ की पिछली उम्मीदों से कहीं अधिक था। ऐसा प्रतीत होता था कि तलवार के ब्लेड का एक लंबा हिस्सा अभी भी उस अराजक खाई के नीचे छिपा हुआ था। एजियो ड्रैगन स्पेस में होने वाले परिवर्तन वान हाओ के साधना स्तर से संबंधित हैं और उससे भी अधिक उनके आध्यात्मिक शक्ति स्तर से संबंधित हैं। जब वान हाओ उस सुनसान ग्रह पर दोबारा प्रकट हुआ तो उसे परिचितता और अजनबीपन का मिला जुला एहसास हुआ। क्या मैं अभी भी उस दानव देवता के शरीर के अंदर हूँ? लेकिन जब मैं निकला था तब मेरी साधना केवल तारकीय स्तर पर थी और अब मैं डोमेन लॉर्ड स्तर के शिखर पर हूँ। मैं अमरता से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। मुझे आश्चर्य है कि गैलेक्टिक टीम कैसी है। क्या सोराका अभी भी चेंजू स्टार पर है? जब वान हाओ चेंजू स्टार पर दोबारा प्रकट हुआ तो वह अनगिनत भावनाओं से भरा हुआ था। वान हाओ से निकलने वाली आभा और हत्या की मंशा ने 1000 मील के दायरे में मौजूद सभी तारा राक्षसों को भयभीत कर दिया और वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। STOPPE अध्याय 912 लिटिल रेड खतरे में। उस समय मैं किसी स्टार बीस्ट को मारकर कैस्पल और स्टार मैरो प्राप्त करने के लिए रोमांचित होता था, लेकिन अब ये कैस्पल मेरे सामने होने के बावजूद मुझे इनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इन तारा राक्षसों के भीतर मौजूद अराजकता मोती अत्यंत मिश्रित थे। अतीत में जब वान हाओ निम्न स्थिति और सती साधना वाला था तब वह स्वाभाविक रूप से उन्हें खजाने के रूप में देखता था, लेकिन अब जब वान हाओ धनी है और उसके पास अपार खजाने हैं तो उसकी दृष्टि बहुत व्यापक हो गई है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अब इन तुच्छ चीज़ों को महत्व नहीं देता। वान हाओ उसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहा जो उसे याद था। तभी अचानक उसके मन में बेचैनी का भाव उत्पन्न हुआ। यह अनुभूति ऐसी है मानो शियाओ होन पर हमला हुआ हो, वह गंभीर रूप से घायल हो गई हो और उसकी आत्मा की अस्थिरता असामान्य रूप से खतरनाक हो गई हो। अरे नहीं, लिटिल रेड खतरे में है। वान हाओ ने महसूस किया कि शियाओ होन की आत्मा की आभा धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, मानो उसकी आत्मा की लौ किसी भी क्षण बुझ सकती हो। वान हाओ और शियाओ होन ने आत्मा की समानता का अनुबंध किया और शियाओ होन की आत्मा में होने वाले उतार चढ़ाव को एक निश्चित सीमा के भीतर स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। वान हाओ को याद आया कि उसने शियाओ होन के साथ 3 महीने का समझौता किया था। अगर वह 3 महीने के भीतर पशु देवता के शरीर से बाहर नहीं निकला तो वह खुद ही चेंजू स्टार छोड़ देगा। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जियाओ होंग ने देखा कि मैं इतने लंबे समय से प्रकट नहीं हुआ था और मेरे साथ उसका आत्मिक संबंध टूट गया था, इसलिए वह अपनी चिंता में अकेले ही दिव्य पशु के शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ देर सोचने के बाद वान हाओ को समझ आ गया कि शियाओ होंग पशु देवता के शरीर के अंदर क्यों प्रकट हुई थी। धिक्कार है, मुझे शियाओ होंग को अकेले बाहर नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर मेरी वजह से शियाओ होंग की मौत हो जाती तो मैं जीवन भर अपराध बोध से ग्रस्त रहता। वान हाओ बेहद चिंतित था। उसने अपनी आत्मा के माध्यम से शियाओ होन के स्थान का आभास किया और उसकी तलाश में जुट गया। जितनी जल्दी हो सके शियाओ होन तक पहुंचने के लिए वान हाओ सीधे डेसोलेट टॉवर में गया और डेसोलेट टॉवर जंप इंजन को सक्रिय कर दिया। निर्देशांक X78631 Y 1,73,136। छलांग शुरू करें। निर्देशांक दर्ज करने के बाद और लगातार 16 छलांग लगाने के बाद 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने के बाद वान हाओ ने अंततः महसूस किया कि जियाओ होन की आत्मा की आभा उससे 1 प्रकाश वर्ष के भीतर थी। फिर वान हाओ ने भागने का तरीका अपनाया और उस रास्ते पर खोजबीन शुरू कर दी जिस दिशा में उसने शियाओ होन की आत्मा की आभा को महसूस किया था। 3 घंटे बाद आखिरकार उन्हें एक दूरस्थ ग्रह पर जियाओ होन के निशान मिले। इस समय शियाओ होन पर 3 सिर वाले तारा राक्षस ने हमला कर दिया था। वह गंभीर रूप से घायल थी, उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी आत्मिक आभा अत्यंत कमजोर थी। उन तीनों ही शक्तिशाली प्राणियों में डोमेन लॉर्ड स्तर की सर्वोच्च शक्ति थी, जो लिटिल रेड की प्रारंभिक डोमेन लॉर्ड स्तर की शक्ति से कहीं अधिक थी। वे 3 तारा में जीव, 1 तारा में समुद्री तंबूनुमा राक्षस और 2 4 पंखों वाले भेड़िए थे। शाओ होंग का शरीर स्टार सी टेंटेकल मॉन्स्टर के चंगुल में इस कदर जकड़ा हुआ था कि मानो कोई पकौड़ी हो। कोयले की तरह काले उसके टेंटिकल्स बेहद सख्त थे, जिनकी सतह पर घने काले दांतेदार उभार थे। जैसे जैसे वे कसते गए उन्होंने शाओ होंग के लाल क्रिस्टल जैसे शरीर को बेहद तेजधार वाली स्टील की आरी की तरह भयानक दरारों से काट डाला। इसी बीच 4 पंखों वाले दोनों भेड़िए लगातार काले लपटों के गोले उगल रहे थे। ये काली लपटें बेहद गर्म थीं और इनमें भयानक संक्षारक क्षमता थी। शाओ होंग के शरीर पर पड़े अनगिनत छोटे बड़े जले के निशान देखकर दिल दहला देने वाला था। उसकी छाती पर एक बहुत बड़ा घाव था जो उसके शरीर के आर पार चला गया था, जो स्पष्ट रूप से भयानक संक्षारक काली लपटों से जलकर क्षत विक्षत हो गया था। अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित उस सुनसान टावर के निगरानी स्क्रीन पर वान हाओ ने शियाओ होन की बुरी तरह घायल और क्षत विक्षत हालत देखी। उसका दिल दुख से भर गया और उसके भीतर क्रोध का उबाल आ गया। इसलिए वह और इंतजार नहीं कर सका और तुरंत टेलीपोर्टेशन का बार बार इस्तेमाल करते हुए शियाओ होन के सामने प्रकट हो गया। वान हाओ आकाश से नीचे उतरे और सीधे युद्ध के मैदान में जा गिरे।
अत्यधिक घातक इरादे और आभा का प्रवाह हुआ, जिसने पल भर में 3 सिर वाले तारा राक्षस को स्थिर कर दिया, जो हिंसक रूप से कांप रहा था। वांग हाओ दहाड़ा, उसकी आवाज से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। धिक्कार है तुम पर, तुमने मेरे साथियों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तुम सब दरिंदे मरने के लायक हो। वांग हाओ ने अपने असीम क्रोध को प्रकट करते हुए आकाश से आग की वर्षा कर दी। अचानक कहीं से भयंकर तूफानी बवंडर प्रकट हुआ, जिसने शियाओ होंग और 3 सिर वाले तारा राक्षसों के आसपास के क्षेत्र को पल भर में आग के सागर में बदल दिया और भयानक आंधी बेकाबू होकर चलने लगी। वांग हाओ के अग्निमय क्षेत्र और आंधी की संयुक्त विनाशकारी शक्ति के तहत 3 सिर वाला तारा दानव पल भर में भुन गया, उसे संघर्ष करने या प्रतिरोध करने का जरा सा भी मौका नहीं मिला। शियाओ होंग, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। लाल आंखों के साथ वांग हाओ आकाश से नीचे उतरा। उसके जमीन पर उतरने से पहले ही असीम स्थानिक शक्ति अनगिनत उड़ते हुए चाकुओं में परिवर्तित हो गई और उसने शियाओ होंग के शरीर को घेरे हुए सभी तंतुओं को काट डाला। शियाओ होंग पर से दबाव तुरंत गायब हो जाने के बाद पहाड़ के समान विशालकाय उसका शरीर धीरे धीरे ढह गया। ये देखकर वांग हाओ ने हवा में अपना हाथ लहराया और स्थानिक शक्ति से निर्मित एक अदृश्य हाथ ने शियाओ होंग के पहाड़ जैसे विशाल शरीर को उठाया और धीरे धीरे जमीन पर उतार दिया। वांग हाओ बहुत सावधान था और उसने शियाओ होंग को और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस समय शियाओ होंग की चेतना अत्यंत दुर्बल थी और उसका लगभग सारा रक्त समाप्त हो चुका था। उसकी आत्मिक ऊर्जा भी बहुत कमजोर थी। हालांकि वांग हाओ के प्रकट होते ही शियाओ होंग की आत्मिक ऊर्जा अचानक थोड़ी मजबूत हो गई। मानो मृत्यु से पहले ऊर्जा के अंतिम विस्फोट में शियाओ होंग ने अपनी लगभग पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे अपना सिर उठाया और वांग हाओ को धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरते हुए देखा। पल भर में शियाओ होंग की आंखें थोड़ी सी कांप उठीं और उसकी आंख से धीरे धीरे एक साफ लाल आंसू निकल आया। शियाओ होंग ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा, भाई भाई वांग हाओ। अचानक मानो सारी ताकत खत्म हो गई हो, उसका सिर नीचे झुक गया और वह बेहोश हो गया, उसका भाग्य अज्ञात। शियाओ होंग, क्या तुम ठीक हो? मरना मत, कृपया मरना मत, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। वांग हाओ की आंखें लाल हो गई थीं। उसने नीले ड्रैगन स्पेस में मौजूद बड़ी संख्या में कीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पीसकर रस बनाया और जबरदस्ती उसे शियाओ होंग के मुंह में डाल दिया। उसी समय वांग हाओ ने बेतहाशा अपनी हुनयुवान ऊर्जा को शियाओ होंग के शरीर में प्रवाहित किया और अपने ही रक्त को बहुमूल्य औषधीय रसों के साथ मिलाकर शियाओ होंग के मुंह में डाल दिया। वांग हाओ हताश था और उसने शियाओ होंग को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। लगन रंग लाती है। आधे घंटे बाद शियाओ होंग की आत्मिक ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी जीवन ऊर्जा स्थिर होने लगी। वांग हाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। एल्डवो, वाओशन, ओ, आप बहुत ज्ञानी हैं, क्या आपके पास शियाओ होंग को जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करने का कोई तरीका है? वांग हाओ ने मास्टर वो पर अपनी सारी उम्मीदें टिका दीं, लेकिन एल्डवो कुछ परेशान थे। मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हारा वॉइड बर्रोइंग बीस्ट इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए, लेकिन इसके लिए जल्दी ठीक होना बहुत मुश्किल होगा। मेरे पास इसकी मदद करने का कोई उपाय नहीं है। इस नन्हे से प्राणी में जीने की प्रबल इच्छा शक्ति है। एक प्रारंभिक डोमेन लॉर्ड होने के बावजूद वह 3 शीर्ष डोमेन लॉर्ड से इतने लंबे समय तक लड़ सका, जब तक कि उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं हो गई, उसका रक्त सार सूख नहीं गया और उसकी आत्मा की शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई, फिर भी वह मरा नहीं। इससे पता चलता है कि आपके नन्हे जीव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत जीवन शक्ति है, लेकिन ये बुरी तरह घायल है और इसकी जीवन शक्ति और आत्मा नष्ट हो गई है। अगर यह ठीक भी हो जाता है तो शायद यह अपंग हो जाएगा और संभवतः कभी अमरता प्राप्त नहीं कर पाएगा। वृद्ध तांत्रिक का अर्थ स्पष्ट था। शियाओ होंग की आत्मा की नींव क्षतिग्रस्त हो गई होगी और उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो गई होगी। भले ही उसे बचाने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपयोग किया जाए, भविष्य में वह कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगी और अमरता प्राप्त करने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। शायद हमें इलाज की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। STOPPE अध्याय 913 तारा मंदिर। लड़के, तुम्हारा वॉइड बर्रोइंग बीस्ट शायद पहले ही बर्बाद हो चुका है। बेहतर होगा कि तुम उसे अपने हाल पर छोड़ दो। वांग हाओ ने एल्डवो के सुझाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। नहीं, मुझे शियाओ होंग को बचाना ही होगा, भले ही वह बर्बाद हो जाए और कभी अमरता प्राप्त न कर पाए, मैं उसे बचाऊंगा। भले ही मुझे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़े और दिवालिया होना पड़े, मैं उसे बचाऊंगा। वांग हाओ के दृढ़ निश्चय को देखकर एल्डवो अत्यंत भावुक हो गए। इस नन्हे जीव को बचाने का एक तरीका है। इस शून्य में रहने वाले जीव ने अपनी जीवन शक्ति का अत्यधिक उपयोग कर लिया है और अपनी आत्मा की ऊर्जा को भी अत्यधिक खो दिया है। जब तक आप कोई ऐसा खजाना ढूंढ सकते हैं जिससे इसकी जीवन शक्ति और आत्मा की ऊर्जा फिर से भर जाए, तब तक ये नन्हा जीव जाग सकता है। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। मैं सचमुच इतना चिंतित था कि ठीक से सोच ही नहीं पा रहा था। मैं तो इतना सरल सिद्धांत ही भूल गया। जीवन शक्ति को पुनः पूर्ति करने वाला खजाना। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्वर्गीय निर्जन दिव्य तरल काम करेगा।
वान हाओ ने स्वर्गीय निर्जन एल्डर को बुलाया और उनसे कुछ स्वर्गीय निर्जन आत्मा तरल प्राप्त किया। वान हाओ ने शाओ होन के शरीर में कई हजार किलोग्राम स्वर्गीय निर्जन दिव्य तरल डाला और कुछ समय बाद उसने पाया कि शाओ होन की जीवन शक्ति में शायद ही कोई वृद्धि हुई थी। इसका असर वास्तव में वान हाओ के शरीर से निकले सार रक्त जितना अच्छा नहीं था। कई तरह के औषधियों को आजमाने के बाद भी वे सभी अप्रभावी साबित हुईं। कोई और विकल्प न होने के कारण वान हाओ को शियाओ होन को अपना ही सार और रक्त पिलाना पड़ा। वान हाओ के सार रक्त को पीने के बाद शियाओ होन की जीवन शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी थी। आत्मा ऊर्जा को पुनःपूर्ति करने के बारे में वान हाओ को वास्तव में कोई जानकारी नहीं थी। यदि शियाओ होन होश में होती तो वान हाओ आत्मा साधना की गुप्त विधि का उपयोग करके शियाओ होन के आत्मा क्षेत्र में बाहरी आत्मा ऊर्जा भेजकर उसकी आत्मा को परिष्कृत और पुनःपूर्ति करने में मदद कर सकता था। हालांकि कोमा में पड़ी जियाओ होन की आत्मा का क्षेत्र आंशिक रूप से बंद था। यदि वान हाओ की आत्मा ऊर्जा गलती से प्रवेश कर जाती तो उसे घुसपैठिया माना जाता और उस पर हमला किया जाता, जिससे उसकी आत्मा को और भी अधिक नुकसान हो सकता था। वान हाओ द्वारा शियाओ होन को अपने सार और रक्त का 70% से अधिक हिस्सा पिलाने के बाद उसने उसे रक्त पिलाना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा जारी रखने से वान हाओ को भी नुकसान हो सकता था। उसी क्षण वान हाओ को अचानक आस्था के सिंहासन का ख्याल आया और उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या शियाओ होन को दिव्य सिंहासन पर बिठाने से आत्मा की चोटों के ठीक होने में तेजी आएगी। साथ ही दिव्य क्रिस्टल चोटों को ठीक करने और जीवन शक्ति को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद वान हाओ ने शियाओ होन को एजियो ड्रैगन पैलेस में ले जाकर आस्था के सिंहासन को शियाओ होन के पास रख दिया और शियाओ होन के चारों ओर दिव्य क्रिस्टल जमा कर दिए। 3 दिन और 3 रातों तक अवलोकन करने के बाद वान हाओ ने पाया कि शियाओ होन की जीवन शक्ति वास्तव में तेजी से ठीक हो रही थी और उसकी आत्मा में होने वाले उतार चढ़ाव भी तेजी से बढ़ रहे थे। 3 दिन बाद वान हाओ की शक्ति और रक्त पुनः प्राप्त हो गए। उन्होंने तुरंत ही शियाओ होन को अपनी शक्ति और रक्त का 70% हिस्सा पिलाया और फिर एजियो ड्रैगन स्पेस से बाहर निकल गए। शाओ होन की हालत स्थिर हो गई है और वान हाओ के दिल से आखिरकार एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तभी वान हाओ ने अपना सारा ध्यान पशु देवता के शरीर के भीतर ब्रह्मांड का अन्वेषण जारी रखने पर केंद्रित कर दिया। दरअसल वान हाओ की योजना कुछ और ही थी, अर्थात आशा यह है कि पशु देवता की विरासत प्राप्त हो जाए ताकि जियाओ होंग अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त कर सके और जीवन शक्ति की हानि और उसकी आत्मा को हुए नुकसान की भरपाई कर सके। वैसे आखिर फ्लेम स्टार बीस्ट जैसा इतना भयानक तारा दानव तारा कबीले के खंडहरों में क्यों प्रकट हुआ, और तारा मंदिर का रहस्य उस दानव देवता के शरीर में क्यों छिपा है? हालांकि वान हाओ लगभग 80 वर्षों के बाद पशु देवता के शरीर में वापस आ गया था, फिर भी वह इस मुद्दे से परेशान था। वान हाओ को लगा कि उसने मृत्युदंड की परीक्षा में 80 साल बिताए हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्मांड में केवल 8 महीने ही बीते थे। समय का अनुपात 100 से 1 था। वान हाओ ने अपनी इंद्रियों का अनुसरण करते हुए पशुदेव ब्रह्मांड के मूल क्षेत्र में और गहराई तक प्रवेश किया। जिन तारा जीवों से उसका सामना हुआ वे उत्तरोत्तर विकसित होते जा रहे थे। उनकी साधना का स्तर धीरे धीरे डोमेन लॉर्ड स्तर के शिखर तक पहुंच गया और उसे कभी कभी 1-2 अमर जीव भी दिखाई दिए। वान हाओ अपनी स्थानिक शक्ति का उपयोग करके कमजोर तारा राक्षसों को आसानी से नष्ट कर सकता था। यहाँ तक कि साधारण अमर स्तर के तारा जीव भी वान हाओ के वायु और अग्नि बवंडर तथा स्थानिक विच्छेदन के संयोजन से मौके पर ही मारे जाएंगे। स्टार बीस्ट्स की अधिकांश आत्माएं अपूर्ण हैं, जैसे प्रयोगशाला में बने दोषपूर्ण क्लोन, और वास्तविक जीवन से बहुत अलग हैं। ये बहुत संभव है कि यह इस विशालकाय अग्निमय तारे के शरीर के भीतर ब्रह्मांड से उत्पन्न एक स्वदेशी जीवन रूप है और इसलिए वास्तविक जीवन की तुलना में इसमें कई विशेषताओं की कमी है। हालांकि एक बेहद विचित्र घटना देखने को मिली। वान हाओ ने पाया कि यद्यपि इन तारा जीवों की आत्माएं अपूर्ण थीं, फिर भी उनकी साधना की गति वास्तव में भयावह थी। उनमें से कई ने 1000 वर्षों से भी कम समय में डोमेन लॉर्ड स्तर और 10,000 वर्षों से भी कम समय में अमर स्तर तक साधना की और उन्हें लगभग कोई बाधा नहीं आई। यद्यपि उनकी साधना की गति तेज है, फिर भी इनमें से अधिकांश तारा जीव कमजोर हैं और उनकी शक्ति वास्तविक ब्रह्मांड में समान स्तर की जीव जातियों की तुलना में कहीं कम है। निम्न स्तर के तारा जीव अधिकतर ऊर्जा शरीर होते हैं। एक प्रेत शरीर, थोड़े उच्च स्तर वाले ऊर्जा शरीर होते हैं जो भौतिक रूप में संघनित होते हैं, और जो डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचते हैं वे वास्तविक मांस और रक्त के शरीर में विकसित होते हैं। यहाँ के तारामंडलीय जीवों का विकास वास्तविक ब्रह्मांड में होने वाले विकास के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होता है। उनके विकासवादी मार्ग पूरी तरह से विपरीत हैं। वास्तविक ब्रह्मांड में मांस और रक्त से बना जीवन सबसे निम्न स्तर है। जैसे जैसे इसका विकास होता है, इसकी ऊर्जा क्षमता बढ़ती जाती है। अंततः ऊर्जा में परिवर्तित होने की प्रक्रिया मांस और रक्त से बने जीवन को ऊर्जा में जीवन में परिवर्तित होने के लिए विवश करती है, और जब ऊर्जा में जीवन अपनी चरम सीमा तक विकसित हो जाता है तो ये जीवन के एक उच्चतर स्तर में विकसित हो जाता है। 1 महीने बाद वान हाओ ने वीरान टावर को बीस्ट गॉड यूनिवर्सल के केंद्र की ओर ले गया।
जैसे जैसे आप बीस्ट गॉड यूनिवर्स के केंद्र के करीब पहुंचेंगे, तारे का व्यास बढ़ता जाएगा और आपको उतने ही शक्तिशाली तारा जीवों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रास्ते में वान हाओ को एक भी ऐसा तारा दानव नहीं मिला जिसकी शक्ति अमर स्तर के अंतिम चरण से अधिक हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दानव देव ब्रह्मांड में तारा दानवों की साधना का मध्य चरण ही सीमा है। संपूर्ण पशु देव ब्रह्मांड के केंद्र में पहुंचने पर उन्होंने पाया कि कई सौ प्रकाश वर्ष के व्यास के भीतर का क्षेत्र पूरी तरह से खाली स्थान था। इस खाली स्थान के केंद्र में, जो संपूर्ण पशु देव ब्रह्मांड का मूल क्षेत्र है, एक विशाल सुनहरा प्रकाश चमकता है जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर से दिखाई देता है। इस सुनहरी रोशनी से निकलने वाले रहस्यमय उतार चढ़ाव ने ही वान हाओ को इस स्थान की ओर निर्देशित किया। परित्यक्त टावर के अंदर लगे निगरानी फुटेज से वान हाओ सैकड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी को कम करने और सुनहरी रोशनी के पीछे छिपे असली चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो गया। जो दिखाई दे रहा था वह ये था कि उस विशाल निहारिका जैसी सुनहरी रोशनी के केंद्र में एक काला क्षेत्र था जो बिल्कुल भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहा था। जूम इन करने के बाद वान हाओ काले क्षेत्र का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट रूप से देख सका। यह एक विशालकाय मंदिर था जो शून्य में लटका हुआ था। इस मंदिर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। क्या ये पौराणिक स्टार क्लैन का सबसे रहस्यमय खंडहर स्टार टेम्पल है? वान हाओ बेहद उत्साहित था। सैकड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी से भी उस तारा मंदिर की भव्यता का अनुभव किया जा सकता है। मैं सोचता हूं कि उसके और करीब जाना कैसा होगा। साइबरट्रॉन, उस तारा मंदिर के करीब जाओ। मुझे मंदिर में प्रवेश करना है। लेकिन वान हाओ के आदेश ने साइबरट्रॉन को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। मास्टर, डेसोलेट टावर की रक्षा प्रणाली अभी तक ठीक नहीं हुई है। वह सुनहरी रोशनी वास्तव में एक ऊर्जा किरण है। अगर डेसोलेट टावर जल्दबाजी में प्रवेश करता है तो ये सुनहरी रोशनी से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। स्टॉप। अध्याय 914 तारों की माता। हम परित्यक्त टावर की रक्षा प्रणाली की मरम्मत में कितना समय लगेगा? साइबरट्रॉन ने जवाब दिया, अगर चल रहे सभी मरम्मत कार्य रोक दिए जाएं तो इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। वान हाओ एकदम चुप हो गया। कुछ देर बाद वान हाओ ने आखिरकार कहा, छोड़ो इसे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वान हाओ ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके सीधे वहां पहुंचने का फैसला किया। जब वह सुनसान मीनार सुनहरी रोशनी से 50 प्रकाश वर्ष की दूरी पर पहुंची तो वह रुक गई, फिर तेजी से धूल के कण के आकार में सिकुड़ गई और छिपने के लिए वान हाओ के शरीर में घुस गई। इसी बीच वान हाओ ने सुरक्षात्मक कवच उठाया और सुनहरी रोशनी की ओर अपना आगे बढ़ना जारी रखा। आधे महीने बाद वान हाओ अंततः टेलीपोर्टेशन के माध्यम से घनी सुनहरी रोशनी वाले क्षेत्र में पहुंच गया। अब हम तारा मंदिर से एक प्रकाश वर्ष से भी कम दूरी पर हैं। हालांकि इस प्रकाश वर्ष को भरने वाला सुनहरा प्रकाश ऐसे तापमान और विकिरण से भरा हुआ है जो किसी तारे के केंद्र में मौजूद तापमान और विकिरण से हजारों गुना अधिक भयावह हैं। इसी वजह से वान हाओ को रुकना पड़ा। ये भयानक सुनहरा प्रकाश क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर मैंने अपने भौतिक शरीर से इसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो शायद मैं 1 माइक्रोसेकंड से भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा और पूरी तरह से भाप में बदल जाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या इंक स्टार शील्ड इस सुनहरी रोशनी के भयानक उच्च तापमान विकिरण को सहन कर सकती है। वान हाओ ने इंक स्टार शील्ड को सक्रिय करने की कोशिश की और फिर सुनहरे विकिरण क्षेत्र में प्रवेश किया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे बाद वान हाओ ने पाया कि इंक स्टार शील्ड पूरी तरह से काम कर रही थी और सुनहरी रोशनी से निकलने वाले उच्च तापमान वाले विकिरण के खिलाफ बेहद मजबूत रक्षात्मक क्षमता रखती थी। वान हाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस प्रकार इंक स्टार शील्ड की सुरक्षा में वान हाओ ने स्टार गॉड मंदिर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। सुनहरी रोशनी वाले विकिरण क्षेत्र से जितनी जल्दी हो सके गुजरने के लिए वान हाओ ने अपनी गति बढ़ा दी। महज 3 दिनों में वान हाओ ने एक प्रकाश वर्ष की दूरी तय करके तारा मंदिर तक पहुंच गया। ये तारा मंदिर पूरी तरह से सुनहरे पत्थर के स्तंभों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 100 अरब किलोमीटर से अधिक है और पूरा मंदिर 100 सौर मंडलों से भी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर की तुलना में पृथ्वी एक विशाल केक पर तिल के दाने के समान है, नगण्य। सुनहरी रोशनी वाले क्षेत्र के बाहर वान हाओ तारों की विशाल और असीम शक्ति को महसूस कर सकता था, लेकिन इस मंदिर की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। इस तारा मंदिर के भीतर से निकलने वाली खगोलीय शक्ति भयावह थी। तारा मंदिर के बाहर खड़े वान हाओ ने मात्र ही महसूस किया कि उनकी चेतना का सागर पल भर में उस विशाल खगोलीय शक्ति से भर गया। जैसे ही वान हाओ ने तारा देवता मंदिर के सामने की सीढ़ियों पर कदम रखा, उसके शरीर के भीतर की तारा तकनीक अनियंत्रित रूप से और बेकाबू होकर काम करने लगी। वान हाओ इसे रोकना चाहता था ताकि बेलगाम स्टार पावर उसकी मानसिक शक्ति को नष्ट न कर दे और उसे गंभीर नुकसान न पहुंचाए। दुर्भाग्यवश सत्ता का ये स्वतःस्फूर्त संचालन वान हाओ के नियंत्रण में नहीं था। हालांकि वान हाओ को थोड़ी राहत इस बात से मिली कि दंगा केवल थोड़े समय के लिए ही चला और फिर धीरे धीरे शांत हो गया।
उसके बाद वांग हाओ ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की तारा शक्ति स्वचालित रूप से उसके शरीर से विचलित होने लगी, जिससे उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बन गई ताकि उसकी मानसिक ऊर्जा और चेतना को अराजक तारा शक्ति से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस तारा मंदिर की स्वीकृति मिल गई है। वांग हाओ को अचानक दबाव से राहत महसूस हुई और एक रहस्यमय भावना उसे तारा देवता मंदिर की ओर ले जाती हुई प्रतीत हुई। इसी भावना का अनुसरण करते हुए वांग हाओ धीरे धीरे तारा में मंदिर में प्रवेश कर गया। हॉल के सामने की सुनहरी सीढ़ियां इतनी ऊंची हैं कि मानो स्वर्ग तक पहुंचती हों। संपूर्ण तारा देव मंदिर किसी शक्तिशाली प्रतिबंध से घिरा हुआ है, जो वांग हाओ को तारों की शक्ति के अलावा किसी अन्य ऊर्जा का उपयोग करने से रोकता है। यहाँ तक कि उसकी आत्मा की शक्ति भी अवरुद्ध है। इसलिए वांग हाओ स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं कर सकता था। टेलीपोर्ट करना तो दूर की बात है, और वह केवल ईमानदारी से एक एक कदम करके धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ सकता था। इस समय वांग हाओ एक तीर्थयात्री की तरह थे। उनकी आत्मा तुरंत शुद्ध हो गई और उनका हृदय शांत हो गया। उनके मन में केवल एक ही विचार था, आगे बढ़ते रहना। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन जब वांग हाओ ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा तो अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकदार सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। क्षितिज के किनारे पर मंदिर के केंद्र में एक सुनहरा गोला चुपचाप हवा में मंडरा रहा था। यह सुनहरा गोला धीरे धीरे तारों की शक्ति को मुक्त करता गया, मानो एक सुनहरा सूर्य हो जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा हो। सुनहरी रोशनी के इस सागर से घिरे होने पर वांग हाओ को तुरंत अविश्वसनीय रूप से गर्माहट महसूस हुई और उसका हृदय शांति से भर गया। मेरे बच्चे, तुम आखिरकार मेरी बाहों में वापस आ गए हो। अचानक वांग हाओ के मन में एक मधुर आवाज उभर आई, एक ऐसी आवाज जो कई वर्षों से न लौटे अपने बेटे को देखकर प्रसन्न माँ की आवाज जैसी थी। तुम कौन हो? वांग हाओ ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने हूँ। उस आवाज में एक जादुई शक्ति समाहित थी, जिसने वांग हाओ का ध्यान सुनहरी रोशनी की ओर आकर्षित किया। सुनहरी रोशनी का सामना करते हुए वांग हाओ गहरे सदमे में था। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी हाँ, मेरे बच्चे। मैं इस ब्रह्मांड के तारों की माता हूँ और तारों की सारी शक्ति मेरी ही है, मेरे बच्चे। वांग हाओ बेहद हैरान था। वह सुनहरी रोशनी के एक गोले से बात कर रहा था। उसके सामने ऐसी अविश्वसनीय घटना घटित होना किसी को भी अचंभित कर देता। क्या तुम ही मुझे बार बार फोन कर रहे थे? वांग हाओ ने पूछे बिना नहीं रह सका, मानो कोई अवर्णनीय भावना उसे सुनहरी रोशनी की ओर ले जा रही हो। तारामंडल की माता ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। मैंने ही तुम्हें मेरे दर्शन के लिए मार्गदर्शन दिया था। मेरा पुनर्जन्म चक्र समाप्त होने वाला है। मेरे मरने के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड तारों की रोशनी खो देगा। मेरे मार्गदर्शन के बिना सभी तारे धीरे धीरे मुरझा जाएंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड मृत्युमय सन्नाटे में डूब जाएगा। इसलिए मरने से पहले मैं अगले तारा बालक को जन्म दूंगी और मुझे आशा है कि आप अगले तारा बालक के संरक्षक बन सकते हैं। वांग हाओ थोड़ा असमंजस में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मैं जानता हूं कि यह चुनाव बेहद कठिन है। आखिरकार तारा बच्चों का संरक्षक बनने का मतलब है कई दुष्ट इरादों वाले लोगों द्वारा उत्पीड़न और लूटपाट का शिकार होना। वर्तमान संरक्षक ताराकुल ब्रह्मांड के पार से आए एक शक्तिशाली शत्रु ज्वाला तारा दानव द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। अंत में मैंने अपनी सारी शक्ति और पूरे ताराकुल की जीवन शक्ति का बलिदान देकर जन.com उस ज्वाला तारा दानव का वध किया। हालांकि यह उग्र तारा राक्षस मर चुका है, लेकिन इसकी इच्छा शक्ति समाप्त नहीं हुई है। ये लगातार तारा राक्षस में परिवर्तित होकर मेरे द्वारा उत्सर्जित तारा शक्ति को ग्रहण करता रहता है और मुझे लगातार कमजोर करने और परिष्कृत करने का अवसर तलाशता रहता है। मेरा समय समाप्त हो रहा है, इसीलिए मैं एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को ढूंढने की आशा करता हूं जो तारा बच्चों के संरक्षक के रूप में सेवा करने में सक्षम हो। इस व्यक्ति को तारों की शक्ति द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और उसके हृदय में सार्वभौमिक प्रेम होना चाहिए। निस्संदेह मैंने तुम्हें ही चुना है। वांग हाओ को कुछ रहस्यमय और अप्रत्याशित सा महसूस हुआ। ध्यानपूर्वक याद करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि ताराकुल के साधना रहस्यों का उसका अधिग्रहण पूरी तरह से एक संयोग था। क्या ये दुर्घटना किसी प्रकार का रहस्यमय परीक्षण हो सकती है? क्या इसका इस्तेमाल वांग हाओ के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए किया गया था? एक पल के लिए वांग हाओ दुविधा में फंस गया। पहले इंक क्लैन, फिर ड्रैगन क्लैन, फिर विच क्लैन, फिर इमॉर्टल क्लैन और अब स्टार क्लैन। वांग हाओ को ऐसा लगता है जैसे किसी शक्तिशाली प्राणी ने अनजाने में उसे अपने वश में कर लिया हो और वह भाग्य की कठपुतली बन गया हो। STOPPE अध्याय 915 तारा बालक के संरक्षक। प्रश्नवाचक चिन्ह। पढ़ने की सलाह। वांग हाओ स्वाभाविक रूप से स्टार मदर की एक तरफा कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। वांग हाओ के लिए जिम्मेदारियां, कर्तव्य, सम्मान और इस तरह की सभी चीजें अर्थहीन हैं। सुपर ऑसम पर ताइवानी उपन्यास पढ़ें। इस ब्रह्मांड में केवल शक्ति ही मायने रखती है। केवल शक्ति ही सत्य है। शक्ति और सामर्थ्य के बिना परिष्कृत विषयों पर बात करना व्यर्थ है। वरिष्ठ, मेरी शक्ति बहुत कम है।
ज्वाला तारा दानव जैसे भयानक शत्रु का सामना करने में मैं एक भी प्रहार करने में असमर्थ हूँ। शत्रु शायद मुझे एक ही सांस में बुझा सकता है। क्या मुझे अपना संरक्षक चुनना आपका कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी वाला निर्णय नहीं है? वांग हाओ अब भी इनकार करना चाहता था। स्टार मदर को भविष्य की कुछ झलकियां दिखाई दी और वांग हाओ पर उनका भरोसा बेहद कम हो गया था। तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे भविष्य के मार्ग के बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत पता है। निश्चिंत रहो, मैंने सितारों के बच्चे को तुम्हारे अंतर्मन में स्थापित कर दिया है। कोई भी शक्तिशाली शत्रु तुम्हारी कमियों का पता नहीं लगा सकता जब तक कि वह तुम्हारे अंतर्मन में प्रवेश करके जांच न करे। इसके अलावा सितारों के पुत्र के साथ आपके आंतरिक जगत को असीम लाभ प्राप्त होंगे और एक परिपूर्ण ब्रह्मांड का विकास असंभव नहीं है। साथ ही मैं आपको 3 महान वरदान दूंगा। ये तीनों वरदान आपको सच्चे ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पर्याप्त आत्मसुरक्षा प्रदान करेंगे। एक बार जब आप सच्चे ईश्वर बन जाएंगे तो सितारों का पुत्र शाश्वत ईश्वर राज्य में स्थायी रूप से निवास कर सकता है और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड को अपने ईश्वर राज्य के क्षेत्र में परिष्कृत भी कर सकता है। ऐसा आशीर्वाद कई देवताओं के लिए ईर्ष्या का विषय है। ये कहना जरूरी है कि सितारों की यह माता वांग हाओ को बहुत पसंद है। ये जानते हुए कि वांग हाओ बहुत लालची व्यक्ति था, उन्होंने बिना मांगे ही उसे 3 बड़े उपहार देने की पेशकश की। ओह, मुझे आश्चर्य है कि ये 3 अद्भुत उपहार क्या हैं। पहला महान उपहार ये तारा मंदिर है। ये तारा मंदिर एक मुख्य दिव्य कलाकृति है जिसे सच्चे देवता भी हिला नहीं सकते। इसमें न केवल एक मुख्य देवता की पूर्ण शक्ति से की गई बमबारी को झेलने की शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमता है, बल्कि यह अनगिनत ब्रह्मांडों में पल भर में यात्रा करने की क्षमता भी रखता है। वांग हाओ ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। मुख्य कलाकृति तो मुख्य देवता की दिव्य चिंगारी से भी कहीं अधिक कीमती खजाना थी। दूसरा महान उपहार मेरी मृत्यु के बाद बचा हुआ तारकीय सार है। ये तारकीय सार अत्यंत प्रचुर मात्रा में है। इसे आत्मसात और परिष्कृत करने के बाद आप एक सच्चे देवता की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे और यह आध्यात्मिक शक्ति दिव्य चेतना में परिवर्तित हो सकती है। सरल शब्दों में कहें तो इस स्वर्ण प्रकाश कक्ष में टेलीपोर्ट करने में आपको 3 दिन लगेंगे, लेकिन यदि आप मेरे द्वारा छोड़े गए तारकीय सार का एक 10,000वां हिस्सा भी आत्मसात कर लेते हैं तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तन आएगा और आप एक ही बार में स्वर्ण प्रकाश कक्ष के माध्यम से सीधे टेलीपोर्ट कर सकेंगे। एक ही बार में टेलीपोर्टेशन से सुनहरे प्रकाश से सील किए गए क्षेत्र को पार किया जा सकता है। ये लगभग 50 प्रकाश वर्ष की दूरी है। वांग हाओ को इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तीसरा महान उपहार ज्वाला तारा दानव का भौतिक शरीर और दानव देवता की विरासत है। मुझे सौभाग्य से ज्वाला तारा दानव की आत्मा में प्रवेश करने और दानव देवता की विरासत को चुराने का अवसर मिला। जब तक आप तारा बालक के संरक्षक बनने के लिए सहमत होते हैं, दानव देवता की यह विरासत, जिसमें दानव देवता का शरीर भी शामिल है, पूरी तरह से आपकी हो जाएगी। वाह टिल्डर, वांग हाओ का खून तुरंत खौल उठा। पहले 2 उपहार ही मुझे चौंकाने के लिए काफी थे, लेकिन ये तीसरा उपहार तो सचमुच अनूठा है। अगर मैं इस पशु देवता की विरासत प्राप्त कर लूं तो न केवल शियाओ हॉन के घाव ठीक हो जाएंगे, बल्कि उसकी गंभीर चोटों से उत्पन्न छिपे हुए खतरे भी दूर हो जाएंगे और वह शायद उस ज्वाला तारा पशु के भयानक स्तर तक साधना कर पाएगी। वांग हाओ के लिए इन उदार उपहारों को ठुकराना बिल्कुल असंभव था। वांग हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज से मैं सितारों के बच्चे की रक्षा करूंगा। मेरे जीवन के अंत तक सितारों का बच्चा मेरी सुरक्षा में सुरक्षित रूप से पलेगा बढ़ेगा। तारामंडल की माता अत्यंत आभारी थीं। अच्छा वांग हाओ, तुमने मुझे निराश नहीं किया। अब अपने मन को शांत करो और मैं तुम्हें एक गुप्त तकनीक सिखाऊंगी जिससे तुम्हारा आंतरिक जगत तारा शक्ति के रिसाव को पूरी तरह से रोक सकेगा। वांग हाओ ने निर्देशानुसार कार्य किया और अपना मन खोल दिया। इसके तुरंत बाद एक सुनहरी किरण सुनहरे मनके से निकलकर वांग हाओ के माथे पर पड़ी। तुरंत ही वांग हाओ के मन में एक नई आत्मिक स्मृति प्रकट हुई। ये तारों की शक्ति के रिसाव को रोकने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एक गुप्त तकनीक थी। बहुत बढ़िया, अब मैं तुम्हारे अंतर्मन के संसार में प्रवेश करूंगा। इस संसार का द्वार खोलो, अपना मन खोलो और प्रतिरोध मत करो। निर्देशानुसार वांग हाओ ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह में एक छोटा सा ब्लैक होल भंवर प्रकट हुआ। वह भंवर वांग हाओ के आंतरिक जगत को जोड़ने वाला विश्वद्वार था। फिर सुनहरा गोला धीरे धीरे वांग हाओ के मुंह के पास पहुंचा, धीरे धीरे आकार में सिकुड़ता गया जब तक कि वह एक गोली के आकार का नहीं हो गया और वांग हाओ के मुंह के अंदर के भंवर में प्रवेश कर गया। तुरंत ही सुनहरा गोला वांग हाओ के आंतरिक जगत में प्रवेश कर गया। वांग हाओ की आंतरिक दुनिया तुरंत एक तारे की तरह उदय होती हुई प्रतीत हुई और मूल रूप से अंधेरा अंतरिक्ष पल भर में उज्ज्वल हो गया और अतुलनीय रूप से समृद्ध तारकीय शक्ति ने पूरी आंतरिक दुनिया को भर दिया। मेरे बच्चे, मैं मरने वाली हूँ। नवजात तारा बालक तुम्हारे आंतरिक जगत का केंद्र बनेगा और मेरे लिए तुम्हारे संसार को प्रकाशित करेगा।
तारों की माता ने एक अविश्वसनीय रूप से तीव्र प्रकाश उत्सर्जित किया, जिसने संपूर्ण आंतरिक जगत को इस प्रकार प्रकाशित कर दिया मानो दिन का उजाला हो। अद्भुत प्रकाश और तारों की रोशनी ने वान हाओ के आंतरिक जगत के हर अंधेरे कोने को भर दिया। क्षण भर में वान हाओ के आंतरिक जगत में उन मूल आदिम शक्ति तारा केंद्रों ने तारकीय शक्ति के प्रभाव से नए तारा केंद्र उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ये तारा केंद्र एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, बड़े तारा केंद्र छोटे तारा केंद्रों को आकर्षित करने लगे, और अंततः वान हाओ के आंतरिक जगत में बड़ी संख्या में तारों का जन्म होने लगा। जल्द ही एक भीषण ऊर्जा विस्फोट के बाद वान हाओ के आंतरिक जगत के केंद्र से प्रकाश का एक प्रचंड विस्फोट हुआ, जो अपनी चरम चमक तक पहुंच गया। तारा माता ने आत्मविनाश का विकल्प चुना, जिससे उनका शरीर फट गया और अगले पुनर्जन्म को जन्म दिया। मात्र तारे के विस्फोट के केंद्र में बिलियर्ड गेंद के आकार का एक सुनहरा मनका पैदा हुआ। ये सुनहरा गोला लगातार शून्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसे नवजात तारकीय शक्ति में परिवर्तित करता है, जो फिर सुनहरे प्रकाश के विस्फोटों में बदल जाती है और पूरे आंतरिक जगत में फैल जाती है। मात्र तारा के विस्फोट से उत्पन्न तारकीय सार धीरे धीरे सुनहरी धाराओं में परिवर्तित हो गए, जो सीधे वान हाओ के नाड़ियों के माध्यम से उनके आत्मा सागर में स्थानांतरित हो गए और उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा धीरे धीरे परिष्कृत हो गए। ये दिव्य स्रोत आध्यात्मिक शक्ति के लिए सर्वोत्तम पूरक हैं। इन दिव्य स्रोतों को आत्मसात करने के बाद वान हाओ की आध्यात्मिक शक्ति में तीव्र विकास हुआ। संपूर्ण विकासवादी प्रक्रिया अत्यंत तीव्र थी, लगभग एक पूर्ण रूपांतरण की तरह। यदि वान हाओ द्वारा तारों की शक्ति का पूर्व में अवशोषण और उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में एकीकृत करना एक प्रकार का रूपांतरण था। इसलिए तारों के सार को आत्मसात करना आध्यात्मिक शक्ति के लिए एक विकास है। शुरुआत में विकास की ये दर बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उतनी ही आश्चर्यजनक जितनी कि खाना खाने के तुरंत बाद 1 पाउंड वजन बढ़ जाना। हालांकि तारामंडल की माता के विस्फोट के बाद उत्पन्न तारकीय सार की मात्रा काफी अधिक थी, जिसने लगभग वान हाओ के पूरे आंतरिक जगत को भर दिया था। वान हाओ की चेतना का सागर इसे सक्रिय रूप से परिष्कृत करने में सक्षम होने के अलावा नवजात तारा बालक ने भी अपनी वृद्धि और विकास को गति देने के लिए इन तारा स्रोतों का लगातार सेवन करना शुरू कर दिया। सुपर जीन वॉरियर्स के पाठकों को ये भी पसंद आया। 0 बी क्यूब स्टॉप्ड अध्याय 916 7 महान सेवकों ने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की। जिस क्षण तारामंडल की माता ने आत्मविनाश किया, उसी क्षण आत्मा की स्मृति का एक अंश तुरंत वान हाओ के दिमाग में प्रवेश कर गया और उसने उसे आत्मसात कर लिया। इस स्मृति के आधार पर वान हाओ ने तारा देवता मंदिर को परिष्कृत करने और एकत्रित करने की विधियों के साथ साथ उस पशु देवता के अवशेषों को नियंत्रित करने की विधि में महारत हासिल की। वान हाओ को संपूर्ण तारा देव महल पर नियंत्रण पाने और उसे अपने भीतरी लोक में स्थापित करने में लगभग 1 महीना लग गया। इस मुख्य कलाकृति को पुनर्तः परिष्कृत करना तभी संभव है जब वान हाओ एक सच्चा देवता बन जाए और दिव्य शक्ति प्राप्त कर ले। वर्तमान में वान हाओ केवल इसे नियंत्रित कर सकता है। ये लिखते समय मुझे उम्मीद है कि पाठक याद रखेंगे कि हमारा डोमेन नाम ताइवान नॉवेल नेटवर्क किताबों की कमी को दूर करता है और यह बेहद व्यावहारिक है। फिर वान हाओ ने तारामंडल की माता द्वारा बताई गई गुप्त विधि के अनुसार ज्वाला तारा दानव का मांस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गुप्त विधि का उपयोग करते हुए वान हाओ ने ज्वाला तारा दानव के विशाल शरीर को सफलतापूर्वक अपने आंतरिक जगत में समाहित कर लिया। जहां तक पशु देवता की विरासत का सवाल है, वान हाओ की योजना है कि उसके जागृत होने के बाद वह इसे शियाओ होन को सौंप देगा। वान हाओ द्वारा संपूर्ण पशु देव पर्वत को अपने भीतर समाहित करने के बाद चेंजू तारा के खंडहर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। विशाल पर्वत श्रृंखला के समान दिखने वाले पशु देव ज्वाला तारा पशु का विशालकाय शरीर वान हाओ द्वारा अपने वश में किए जाने के बाद जमीन पर ढेर हो गया। इस असामान्य घटना को अचानक देखकर तारा जीव बेचैन और अशांत हो गए। इस समय वान हाओ के संचार उपकरण पर कॉल की बाढ़ सी आ गई। लगभग 1 साल से लापता वान हाओ को 50,000 से अधिक कॉल अनुरोध और संदेश प्राप्त हुए थे। इनमें से 30,000 पोस्ट गैलेक्सी टीम के सदस्यों द्वारा इस वर्ष के भीतर बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन किए गए। कॉल लॉग में प्रदर्शित समय को देखकर और वान हाओ के कम्युनिकेटर पर प्रदर्शित समय से उसकी तुलना करने पर वान हाओ का चेहरा तुरंत अजीब सा हो गया। मुझे याद है मैंने 30 साल से ज़्यादा समय वीरान इलाके में, लगभग 40 साल वीरान टावर में और फिर 10 साल अराजकता की सच्ची व्याख्या को समझने में बिताए। कुल मिलाकर इसमें लगभग 100 साल लग गए, लेकिन सबके संचार रिकॉर्ड बताते हैं कि मैं लगभग 1 साल के लिए गायब हो गया था। आखिर चल क्या रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उस निर्जन क्षेत्र में होने वाले परीक्षण स्थल की तरह ही समय के एक निश्चित संपीड़न से जुड़े हों जिसमें परीक्षणों में 100 वर्ष व्यतीत होते हैं, जबकि वास्तविक ब्रह्मांड में केवल 1 वर्ष ही खो जाता है। समय के लगभग 100 गुना संपीड़न ने वान हाओ के चेहरे के भावों को पल भर में जमा दिया। अगर वान हाओ पशु देवता के शरीर से बाहर न निकलता और उसे सभी द्वारा जारी की गई जानकारी न मिलती, तो उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह वास्तव में अल्फा ब्रह्मांड से केवल 1 वर्ष के लिए गायब हुआ था। वान हाओ को जैसे ही समझ आया कि क्या हो रहा है, वह खुशी से झूम उठा। वाह,
मैं सिर्फ 1 साल के लिए गायब हुई थी, जिसका मतलब है कि मेरे माता पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं और मैं पृथ्वी से बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रही हूँ। ये भयानक था। वान हाओ मो जिंग प्रणाली की शक्ति से बहुत प्रभावित होने लगे। समय संपीड़न अनुपात वास्तव में अविश्वसनीय था। उसी क्षण वान हाओ का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा और उसके मन में एक अशुभ आशंका जाग उठी। संचार यंत्र से एक संकट संकेत आया, जिससे पता चला कि गैलेक्सी टीम के सदस्य खतरे में हैं। ये संकट संकेत स्वतः स्फूर्त है। जैसे ही टीम का कोई सदस्य जानलेवा खतरे में होता है, हृदय गति, सांस लेने और भावनाओं से जुड़ा ये संकट संकेत स्वचालित रूप से जारी हो जाता है और आसपास के तारामंडल में लगातार प्रसारित होता रहता है। अरे नहीं, टीम गैलेक्टिक खतरे में है। वान हाओ ने संकट संकेत के निर्देशांक और समय की जांच की। यह 1 महीने पहले का संकट संकेत था। इस अपरिचित ब्रह्मांड में समय स्थान संचार उपकरण मौजूद नहीं है, इसलिए संकट संकेत केवल प्रकाश की गति से ही यात्रा कर सकता है। दूसरे शब्दों में, गैलेक्टिक टीम द्वारा भेजा गया संकट संकेत वान हाओ से एक प्रकाश माह की दूरी पर है, अर्थात प्रकाश की गति से 30 दिनों में तय की गई दूरी की त्रिज्या। वान हाओ के लिए इतनी दूरी एक ही टेलीपोर्टेशन से तय की जा सकती थी। संकट संकेत के निर्देशांकों के आधार पर वान हाओ ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उस स्थानिक स्थान पर कब्जा कर लिया, फिर टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके तुरंत अपने मूल स्थान से गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वान हाओ पहले से ही उस क्षेत्र में मौजूद था जहां गैलेक्सी टीम ने संकट का संकेत भेजा था। 30 दिन बहुत लंबा समय होता है, कौन जाने गैलेक्टिक टीम कितनी दूर तक जाएगी। बेहतर होगा कि वे संचारक की सीमा से बाहर न जाएं। वान हाओ के संचार उपकरण की मुक्त संचार सीमा 1 प्रकाश वर्ष है और अधिकतम वास्तविक समय संचार दूरी 1 प्रकाश वर्ष के 10वें हिस्से के बराबर है। यदि रिले के लिए एक ट्रांसस्पेस संचार बेस स्टेशन मौजूद है तो पूरे अल्फा ब्रह्मांड में निर्बाध संचार और स्टारनेट सेवाओं से कनेक्शन प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इस निर्जन तारामंडल में कोई संचार बेस स्टेशन मौजूद नहीं है और सभी संचार केवल मुक्त संचार मोड का उपयोग करके ही किया जा सकता है। वान हाओ ने गैलेक्सी टीम के एन्क्रिप्टेड संचार प्रसारण चैनल को खोला और बोलना शुरू किया। ये वान हाओ है, गैलेक्सी टीम को कॉल कर रहा हूँ। ये वान हाओ है, गैलेक्सी टीम को कॉल कर रहा हूँ। कृपया अपने वर्तमान निर्देशांक बताएं, कृपया बताएं। लगातार 3 संदेश प्रसारित करने के बाद वान हाओ ने एक स्वचालित लूप प्रसारण शुरू कर दिया। जब तक गैलेक्सी टीम के किसी भी सदस्य के पास 1 प्रकाश वर्ष की दूरी के भीतर सामान्य रूप से काम करने वाला संचार उपकरण है, तब तक वे वान हाओ का प्रसारण प्राप्त कर सकेंगे। ये सब खत्म करने के बाद भी वान हाओ ने आराम नहीं किया। वह तुरंत वीरान टावर के नियंत्रण कक्ष में चला गया। उस वीरान टावर के नियंत्रण कक्ष के अंदर वान हाओ ने पैनोरेमिक स्कैन को सक्रिय किया और 100 प्रकाश वर्ष के दायरे में जीवन के संकेतों की खोज शुरू कर दी। इस खाली समय का लाभ उठाते हुए वान हाओ ने वीरान टावर के 7 दिव्य सेवकों को नियंत्रण कक्ष में बुलाया। ये पहली बार था जब वान हाओ ने अपने सभी दिव्य सेवकों को बुलाया था। जब 7 दिव्य सेवक वान हाओ के सामने प्रकट हुए तो वान हाओ ने कोई भावना व्यक्त नहीं की, बल्कि सीधे मुद्दे पर आ गए। सभी को नमस्कार। मुझे लगता है आप सभी जानते हैं कि मैं अब वीरान टावर का नया स्वामी हूँ। जिस क्षण से मुझे वीरान टावर की विरासत मिली है, मैं आपका नया मालिक हूँ। हालांकि निर्जन मीनार के स्वामी ने मुझे अंतिम इच्छा बताई थी कि अवसर मिलते ही मैं तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करूँ। आज वह दिन है जब मैं वह वादा पूरा कर रहा हूँ। इस क्षण से तुम विशाल ब्रह्मांड में जहाँ चाहो वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र हो। अब तुम्हें निर्जन मीनार में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अपने शेष जीवन काल का उपयोग अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए करो। उस वीरान मीनार में कैद 4 दिव्य सेवकों में से दिव्य सैनिकों और अमर प्राणियों के अलावा बाकी सभी का जीवनकाल समाप्त होने वाला है। एक विचार के साथ वान हाओ ने उस स्वामी सेवक अनुबंध को भंग कर दिया जिसने 7 दिव्य सेवकों को निर्जन टावर से बांध रखा था। अनुबंध समाप्त होते ही 7 दिव्य सेवकों के चेहरे उत्साह से भर गए। जैसे ही 7 दिव्य सेवकों को आज़ादी मिली, 6ठे स्तर पर रहने वाली रहस्यमयी काली पोशाक वाली रात्रि कल्पित बौनों की रानी एंजेलिना को छोड़कर, जिसने जाने का विकल्प चुना, बाकी 6 दिव्य सेवकों ने उस सुनसान टावर के अंदर ही रहने का विकल्प चुना। वान हाओ के सामने पूरी तरह झुकने के बाद एंजेलिना ने आखिरकार पहली बार उनके सामने अपना असली चेहरा प्रकट किया। जब उसके सिर से काली टोपी हटाई गई तो एक सुंदर और परिष्कृत चेहरा सामने आया जो बेहद आकर्षक था। एंजेलिना अपने नए स्वामी को विदाई देती है। आपकी उदारता और निस्वार्थता के लिए धन्यवाद, जिसने एंजेलिना को उसकी स्वतंत्रता प्रदान की। अंधकार के देवता को आपकी कृपा के लिए धन्यवाद और मेरे पुराने स्वामी को आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। वान हाओ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि डार्क एल्फ की रानी वास्तव में एक महिला होगी, और वह भी डार्क एल्फ जाति की इतनी खूबसूरत महिला। जब वान हाओ ने एंजेलिना का रूप देखा तो उसकी आंखें उसकी अद्भुत सुंदरता पर इस कदर मोहित हो गईं कि वह उसके प्रश्न का उत्तर देना ही भूल गया। उसने मन ही मन बुदबुदाया, यह कोई मतिभ्रम नहीं है।
ये सचमुच कोई मतिभ्रम नहीं है। उस भ्रम में मैंने जिस खूबसूरत महिला को देखा वह सचमुच असली थी। स्टॉप। अध्याय 917। आकाशगंगा टीम खतरे में। पहले तो वांग हाओ को लगा कि जब उसने सुनसान टावर के छठे तल पर काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को एक खूबसूरत युवती में बदलते देखा तो वह एक भ्रम में था। भ्रमों से अंधा हो गया। लेकिन एंजेलिना का असली चेहरा देखने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया। वांग हाओ के मन के विचार जान लेने के बाद एंजेलिना ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, गुरुजी, हम सभी नाइट एल्व्स जन्म से ही आकर्षण की प्रतिभा से संपन्न होते हैं। मैं कबीले में एक बहिष्कृत के रूप में पैदा हुई थी। मेरी जन्मजात आकर्षक आंखों के अलावा मुझमें मायाजाल की प्रतिभा भी है। मेरे जन्म के तुरंत बाद कबीले के कई पुरुषों ने आत्महत्या कर ली। इसलिए जन्म के कुछ ही समय बाद मुझे दुर्भाग्य का प्रतीक मानकर मेरे कबीले ने त्याग दिया। जब मैं 16 साल का था तब मेरे पुराने मालिक ने मुझसे मुलाकात की और मुझे धोखे से अपने यहाँ काम करने के लिए मजबूर कर लिया। लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत मुझे उनके द्वारा मुझे अपने यहाँ रखने के लिए बहुत आभार था। हालांकि मेरे मन में अभी भी एक बात अधूरी है। इस मामले को निपटाने के बाद मैं अपने नए स्वामी के पास लौट जाऊंगा और अपने जीवन के अंत तक इस वीरान मीनार की रखवाली करता रहूंगा। वांग हाओ ने एंजेलिना के अनुरोध के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दे रहा हूं। तुम अपना शेष जीवन कैसे बिताना चाहते हो इसमें मैं दखल नहीं दूंगा। अब जाओ। नए मालिक को धन्यवाद। एंजेलिना ने कृतज्ञता व्यक्त की, वांग हाओ को आखिरी बार प्रणाम किया, फिर हाथ बढ़ाकर अंतरिक्ष में विलीन हो गई और स्थानिक दरार में समाहित हो गई। अंतरिक्ष की तीसरी परत में स्थित अथाह गहराई से आया एक दानव सेबेस्टियन दुख भरी अभिव्यक्ति लिए हुए था। गुरुजी, हमारे साथ दिव्य सेवकों में से एकमात्र सुंदरी भी हमें छोड़कर चली गई है और हम बूढ़े पुरुषों को कुंवारा ही छोड़ गई है। सेबेस्टियन ने पहले मजाक किया, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने पूछा, गुरुजी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? आपकी क्या योजनाएं और व्यवस्थाएं हैं? मुद्दे की बात पर आते हुए वांग हाओ ने एक अन्य उद्देश्य के लिए 7 दिव्य सेवकों को एक साथ बुलाया। मुझे आप सब से एक छोटी सी मदद चाहिए। मेरे कुछ दोस्त खतरे में हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। उनके बोलने के बाद नियंत्रण कक्ष की स्क्रीन पर गैलेक्टिक टीम के सदस्यों की स्टीरियोस्कोपिक छवियां प्रदर्शित होने लगीं। स्वर्ण बंदर राजा ने कहा, इस तरह के काम के लिए आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। स्वामी जी, कृपया एक पल रुकिए, मैं अभी आपके मित्र को ढूंढता हूँ। तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। एक अर्ध देवता स्तर के योद्धा के रूप में स्वर्ण बंदर राजा आत्मा आक्रमणों में सर्वोपरि है। आत्मा आक्रमणों के अलावा उसकी आत्मा बोध क्षमता भी सभी देवताओं के सेवकों में सबसे प्रबल है। फिर गोल्डन मंकी किंग का शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और कुछ ही क्षण बाद उसने अपनी आत्मा के माध्यम से गैलेक्टिक टीम के स्थान का पता लगा लिया। इसमें 10 मिनट से भी कम समय लगा। मिल गया। निर्देशांक X2738126338 Y12718328 हैं। वांग हाओ बेहद खुश था। छलांग लगाओ। साइबरट्रॉन ने तुरंत इन निर्देशांकों का उपयोग करके छलांग लगाए और कुछ ही क्षणों बाद एक क्षुद्रग्रह बेल्ट में डेसोलेट टॉवर प्रकट हुआ। इस समय वांग हाओ के संचारक के माध्यम से गैलेक्सी टीम के सदस्यों की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वाह, सब लोग अभी भी जीवित हैं। सभी के जीवन संकेतों से यह संकेत मिलते देख कि वे अभी भी जीवित हैं। वांग हाओ अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत वीरान टावर को हटा दिया और टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके समूह के पास प्रकट हो गया। गैलेक्टिक टीम बड़ी संख्या में स्टार बीस्ट से घिरी हुई थी, जिनमें एक पुराना परिचित भी शामिल था। यह कोई और नहीं बल्कि गुस्ता था, ज्वाला तारा शेर राजा, जिसे वांग हाओ ने वश में कर लिया था। गुस्ता ने ही अपने कबीले का नेतृत्व करते हुए आकाशगंगा टीम को घेरने वाले तारा राक्षसों का प्रतिरोध किया था, जिससे आकाशगंगा टीम के सदस्यों को मरने से बचाया जा सका था। ये देखकर वांग हाओ बेहद प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत गुस्ताव को एक संदेश भेजा, गुस्ताव, मैं वापस आ गया हूँ। पिछले कुछ दिनों में आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इस समय गुस्ता एक विशालकाय तारा समुद्री जीव के साथ भयंकर युद्ध में उलझा हुआ था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। वह विशालकाय तारा समुद्री जीव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और तारकीय स्तर के शिखर पर स्थित गुस्ता भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। हालांकि अपने असाधारण युद्ध कौशल और अपने कबीले की निडर और अथक प्रगति की बदौलत गुस्ता इस डोमेन लॉर्ड स्तर के स्टार सी बेहेमोथ से मुकाबला करने में कामयाब रहा और उसे रोक दिया। अचानक वांग हाओ की आवाज गुस्ताव के दिमाग में गूंज उठी, जिससे शेर की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वाह गुरुजी, आप आखिरकार वापस आ गए। गुरुजी, आपकी साधना का स्तर फिर से बढ़ गया है। आपकी साधना के स्तर को तो मैं भी नहीं देख सकता। वांग हाओ ने कहा, हाँ, मैं पहले से ही डोमेन लॉर्ड स्तर के शिखर पर हूँ। इस जगह को मेरे भरोसे छोड़ दो। तुम मेरे साथियों की रक्षा करने में मेरी मदद करो। गुस्ता की आंखें तुरंत चमक उठीं। हे भगवान, गुरु से यही उम्मीद थी। उन्होंने मात्र 1 वर्ष में ग्रह स्तर के अंतिम चरण से डोमेन लॉर्ड स्तर के शिखर तक तरक्की कर ली। यह अविश्वसनीय है।
कुलाला, स्वामी जी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथी का ख्याल रखूंगा। गुस्ता बेहद खुश हुआ और उसने तुरंत अपने लोगों को गैलेक्टिक टीम के चारों ओर कड़ी सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। गुस्ताव की मदद से पल भर में ही टीम गैलेक्टिक पर दबाव काफी कम हो गया। तीसरी बहन, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? मुझे कम्युनिकेटर पर बॉस का सिग्नल कैसे दिख रहा है? ऐसा लगता है कि वह हमारे आसपास ही है। लेई पेंग ने हैरानी से देखा और अचानक पाया कि कम्युनिकेटर पर कप्तान को दर्शाने वाला चमकदार बिंदु जल उठा था। आटिल्ड, मेरे कम्युनिकेटर पर वांग हाओ का नाम भी हाईलाइट हो रहा है। नामी ने आश्चर्य से कहा। एक पल में सभी ने कम्युनिकेटर की ओर देखा और पाया कि कैप्टन वांग हाओ का प्रतिनिधित्व करने वाला चमकदार बिंदु जगमगा उठा था। वाह, लगता है कप्तान वापस आ गया है। वो यहीं कहीं आसपास है। उसे हमारा संकट संकेत मिल गया होगा और वो हमें बचाने आ गया है। मुकिंग बहुत खुश हुआ और उसके चाकू फेंकने की कला और भी तेज हो गई। दूसरी ओर ब्लडब्लेड लीजन के बचे हुए 3 सदस्य आक्रोश से भरे हुए थे। इस मिशन में उन्होंने अपने 5 भाइयों को खो दिया था, जिनमें उनका नेता वुडी भी शामिल था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। तुम्हारे कछुआ कप्तान ने आखिरकार अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर ही ली। अगर वो लड़का अचानक गायब न हो जाता तो मेरे 5 भाई कैसे मर जाते? वुडी का चेहरा ठंडा पड़ गया था और वांग हाओ के प्रति उसकी ईर्ष्या और नफरत अभी भी शांत नहीं हुई थी। इस तरह की बदनामी से गैलेक्सी टीम में हर कोई बहुत दुखी था, लेकिन वांग हाओ के जाने से पहले उन्होंने गैलेक्सी टीम के सदस्यों को बार बार निर्देश दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में ब्लड ब्लेड लीजन के साथ कोई संघर्ष न करें। गैलेक्सी टीम, जो हमेशा वांग हाओ के आदेशों का पालन करती थी, ने ब्लड ब्लेड लीजन के ताने और व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों को पूरी तरह से सहन किया। छी, तुमने हमारे कप्तान के मातहतों को हराया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? अगर हमारे कप्तान ने एकता भंग न करने का आदेश न दिया होता तो मैं अब तक ब्लडब्लेड लीजन के तुम कमीनों से तंग आ चुका होता। 3 महीने पहले मुझे तुम्हारी जान बचाने की इतनी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी, कमीनों। और अब तुम पलटकर हमारे कप्तान पर झूठे आरोप लगा रहे हो। लेई पेंग अब और संयम नहीं रख सका और अंततः गालियों की बौछार कर दी। मुकिंग ने लेई पेंग को रोकने के लिए आगे बढ़कर कहा, लेई जी, जल्दबाजी मत करो। इस तरह के नीच लोगों पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो कप्तान का अभिवादन करते हैं। ठीक है, चलो सब मिलकर कप्तान का स्वागत करते हैं, सुरक्षा प्रभारी कियानगजी ने कहा। वांग हाओ की टीम में वापसी पर सभी मुस्कुरा उठे। स्टार मर्चेंट गिल्ड की थकी हारी सोराका भी गैलेक्टिक टीम के माहौल से प्रभावित हो गई और उसके चेहरे से थकान गायब हो गई। इसी क्षण ब्लडब्लेड लीजन के एक सदस्य ने कहा, नहीं, हमारी गुफा अब बहुत सुरक्षित है। बाहर स्टार बीस्ट का झुंड बहुत खतरनाक है। बाहर जाना आत्महत्या के समान होगा। यहीं रहना और गिल्ड लीडर की रक्षा करना ही बेहतर है। 0B3 स्टॉप। अध्याय 918 वांग हाओ प्रकट होता है। हाँ, मैं सहमत हूँ। ब्लडब्लेड लीजन कमांडर वुडी ने भी यही बात दोहराई। गैलेक्सी टीम के सदस्यों ने ब्लडब्लेड लीजन के सदस्यों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत और सौम्य रहने वाली डू सन नियांग ने भी कहा, तो आप लोग यहीं इंतजार कर सकते हैं। गैलेक्सी टीम के भाइयों, आइए हम सब मिलकर अपने कप्तान का स्वागत करें। जी श्रीमान। ठीक है। ओह ... ब्लडब्लेड लीजन के 3 सदस्यों द्वारा उन्हें रोकने के प्रयासों को नज़रअंदाज करते हुए गैलेक्टिक टीम के सदस्य उल्कापिंड की गुफा से सीधे बाहर निकल आए। डू सान नियांग, लेई पेंग, कियांगजी, मुकिंग, नामी और यहाँ तक कि अकाली भी उल्का गुफा से बाहर निकलकर उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ वांग हाओ ने संकेत भेजा था। धिक्कार है, इसे देखो, इसे देखो। गैलेक्टिक टीम कितने गैर जिम्मेदार लुटेरों का गिरोह है, एकदम निकम्मे। ये तो अपने मालिक की सुरक्षा की भी परवाह नहीं करते। राष्ट्रपति सोराका, मेरा सुझाव है कि आप गैलेक्टिक टीम के साथ अनुबंध रद्द कर दें और हमारी ब्लडब्लेड लीजन को आपकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंप दें। वुडी ने अपनी लीजन के हितों की रक्षा के लिए हर अवसर का लाभ उठाया। इस बार उनकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, उनके 5 साथी शहीद हो गए। उन्हें भारी भरकम मुआवजा देना होगा और युद्ध अकादमी के कठोर दंड का भी सामना करना पड़ेगा। गैलेक्टिक फेडरेशन मिलिट्री कमीशन द्वारा उन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है और उन्हें कारावास या निर्वासन की सजा भी हो सकती है। इस मिशन की अनधिकृत स्वीकृति ने युद्ध अकादमी के नियमों का उल्लंघन किया और गैलेक्टिक फेडरेशन के 5 मानव अभिजात वर्ग की हानि एक गंभीर अपराध है, जो गैलेक्टिक फेडरेशन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और अभिजात वर्ग मानव संरक्षण कानून के उल्लंघन के लिए सजा का पात्र है। ... गैलेक्सी टीम के सदस्यों ने अपने कवच पर लगे लघु इंजनों को सक्रिय किया और वांग हाओ की ओर उड़ान भरी। गैलेक्टिक टीम के सभी सदस्य ग्रह स्तर पर हैं, वे अंतरिक्ष में जीवित रहने में असमर्थ हैं और अंतरिक्ष में उड़ने की कला में निपुण नहीं हैं। अकाली को छोड़कर, जो टेलीपोर्टेशन की कला जानती है, बाकी सभी को अंतरिक्ष में उड़ने के लिए छोटे इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे ही गैलेक्टिक टीम उल्कापिंड शरण क्षेत्र से बाहर निकली, तारों के राक्षसों का एक बड़ा समूह उनकी ओर बढ़ने लगा।
इन अंतरिक्षीय जीवों की संख्या 100 से अधिक है, जिनमें से आधे से अधिक की शक्ति कम से कम ग्रहीय स्तर की है। वे सामान्य परिवहन जहाज़ों से भी तेज हैं, अंतरिक्ष के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, उनकी रक्षा प्रणाली असाधारण है और उनकी आक्रमण शक्ति भयावह है। ये देखकर डू सन्याग ने तुरंत आदेश दिया, सभी लोग शंकु के आकार में खड़े हो जाओ और पूरी ताकत से हमला करो। मैं आक्रमण का नेतृत्व करूंगी, कियांग कवर फायर प्रदान करेगा और बाकी सब पीछे से कवर लेकर टीम की रक्षा करेंगे। प्राप्त करें। ... गैलेक्सी स्क्वाड ने बिना किसी झिझक के आदेशों का पालन किया, पलक झपकते ही अपनी संरचना बदल ली और पूरी टीम ने अंतरिक्ष में उड़ते हुए एक त्रिकोण का आकार बना लिया। सभी ने अपने लेजर हथियारों की सुरक्षा हटाते ही उन्होंने आसपास मौजूद तारा राक्षसों के झुंड पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। झुलसा देने वाली लेजर किरणें मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही थीं। हेलिकल एरे हमले की तीसरी योजना। जब डू सानियांग ने दोबारा आदेश दिया तो त्रिकोणीय संरचना डू सानियांग को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घूमने लगी। पूरी त्रिकोणीय संरचना एक इलेक्ट्रिक ड्रिल की तरह घूमने लगी, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में मौजूद लेजर हथियार लगातार प्रचंड प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहे थे। घूर्णन की गति बढ़ती गई और धीरे धीरे पूरी संरचना एक चमकते हुए लट्टू की तरह दिखने लगी। अनगिनत लेजर किरणें विकृत प्रकाश के पर्दों का निर्माण कर रही थीं और लगातार आसपास के तारा राक्षसों पर अपना प्रकोप बरसा रही थीं। ये पूरे अंतरिक्ष में एक विशाल आतिशबाजी की तरह दिख रहा था, जो लगातार घूम रहा था और अनगिनत तारामंडलीय जीवों की बाधाओं को तोड़ रहा था। आम लोगों को अविनाशी और अभेद्य प्रतीत होने वाले उन तारा में राक्षसों के झुंडों को गैलेक्सी टीम के शंकु आकार के स्क्वाड्रन ने तुरंत भेद दिया। सोराका ने इस दृश्य को दूर से अवलोकन उपग्रह के माध्यम से देखा और उसकी खूबसूरत आंखों में असीम आश्चर्य झलक रहा था। इस गैलेक्टिक टीम की ताकत इतनी जबरदस्त है कि गैलेक्टिक फेडरेशन की सैन्य शक्ति में शीर्ष ग्रहीय टीमें भी इनके 1% के बराबर भी नहीं हैं। वांग हाओ वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वे हीरो सिटी रैंकिंग में सबसे निचले पायदान 30,000वें स्थान पर मौजूद एक बेकार टीम को बहुत ही कम समय में एक बेहद शक्तिशाली टीम में बदलने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि गैलेक्सी टीम ने अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, वरना अपनी ताकत के दम पर उन्हें हीरो सिटी टीम से पहला स्थान पहले ही छीन लेना चाहिए था, है ना? सोराका अपनी कल्पना को बेकाबू होने से नहीं रोक सकी। उनके पीछे खड़े ब्लड लीजन के तीनों सदस्य गैलेक्टिक टीम द्वारा प्रदर्शित अविश्वसनीय युद्ध शक्ति को देखकर इतने चकित रह गए कि वे अवाक रह गए। रेजिमेंट कमांडर वुडी गहरी सोच में डूब गए, उनके चेहरे की मांसपेशियां कांपने लगीं और उनकी निगाहें अस्थिर हो गईं। असंभव! मेरे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि गैलेक्सी टीम हीरो सिटी की सबसे निचले दर्जे की बेकार टीम है। उनके पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति हो ही नहीं सकती। इतनी भयावह युद्ध शक्ति और इतना मजबूत टीम सामंजस्य हमारी वॉर अकेडमी की शीर्ष स्तरीय सुपर गॉड सेना भी शायद इससे बेहतर नहीं होगी, है ना? इससे पहले कि सभी लोग इस नज़ारे का पूरा आनंद ले पाते, गैलेक्सी टीम के सामने अचानक शून्य में एक काली आकृति प्रकट हो उठी। सोराका ने तुरंत हैरानी से कहा, हे भगवान, वह कौन है? हवा में खड़े होकर पल भर में टेलीपोर्ट हो जाना, क्या वह कोई वरिष्ठ स्तर का योद्धा हो सकता है? वह काली आकृति वांग हाओ के अलावा और कोई नहीं थी। वांग हाओ गैलेक्सी टीम के ठीक पास प्रकट हुआ। प्रकट होते ही उसने असीम स्थानिक शक्ति का उत्सर्जन किया, जो अनगिनत स्थानिक तलवारों में परिवर्तित हो गई। पल भर में फैलते ही आसपास के अंतरिक्ष में मौजूद सभी जंगली जानवर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए। पूरी प्रक्रिया पलक झपकते ही पूरी हो गई। वांग हाओ ने एक ही हमले में 300 से अधिक तारा राक्षसों का सफाया कर दिया। इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के बाद सोराका को लगा कि उत्साह से उसका दिल उसके शरीर से बाहर निकल आएगा। वह कौन है? उनकी ताकत तो भयानक है। एक ही बार में उन्होंने सैकड़ों तारा राक्षसों का सफाया कर दिया। उनमें 100 से भी ज्यादा ग्रह स्तरीय तारा राक्षस शामिल हो सकते हैं। आखिर वह कौन है और वह आकाशगंगा टीम को बचाने के लिए हस्तक्षेप क्यों करेगा? वांग हाओ ने एक बार फिर अपनी चाल चली और स्थानिक शक्ति का उपयोग करके एक अदृश्य हाथ बनाया, जिसने गैलेक्सी टीम के शंकु के आकार के युद्ध गठन को रोक दिया। फिर वांग हाओ गर्व से शून्य में खड़ा हो गया, गैलेक्सी टीम के सदस्यों के सामने शांतिपूर्वक खड़ा रहा। सभी को नमस्कार, बहुत दिनों बाद मिले। गैलेक्सी टीम के हर सदस्य के कानों में वांग हाओ की आवाज़ गूंज रही थी। ये कम्युनिकेटर से नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो ये सीधे उनके दिमाग में गूंज रही हो। Zasha.com, ये वांग हाओ है जो अपनी मानसिक शक्ति के माध्यम से सीधे सभी से संवाद कर रहा है। जब एक रहस्यमय शक्ति ने गैलेक्टिक टीम को रुकने के लिए मजबूर किया तो वे शुरू में हैरान रह गए, लेकिन अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ उनके कानों में गूंजी और सभी की आंखें उत्साह से लाल हो गईं। कैप्टन, क्या यह आप हैं? लेई पेंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए पूछा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। मैं वांग हाओ वापस आ गया हूँ। पिछले कुछ दिनों में आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। डू सन्याग की आंखें थोड़ी लाल थीं और आंखों में आंसू भर आए। वांग हाओ, बदमाश,
तुमने कहा था कि 3 महीने में मिलोगे, लेकिन लगभग 1 साल बीत गया और तुम अब जाकर आए हो। क्या तुम्हें पता है कि सबको कितना डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो? अगर मैं तुम्हें रोकती नहीं तो सब अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें ढूंढने के लिए बीस्ट गॉड माउंटेन तक चले जाते। वान हाओ डू सानियांग के प्रति बहुत ऋणी महसूस करता था। डू सानियांग के 1 साल के अनुपस्थिति के दौरान उसके कनपटी पर आए कई सफ़ेद बालों को देखकर वान हाओ को गहरा दुख हुआ। माफ़ कीजिए सिस्टर डू, एक अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण मुझे देर हो गई, लेकिन ये देखकर राहत मिली कि सब ठीक हैं। 0 स्टॉप अध्याय 919 एक गर्मजोशी भरा आलिंगन। इस समय वान हाओ को अचानक घबराहट का एहसास हुआ, क्योंकि उसके पीछे एक मुश्किल से दिखाई देने वाली स्थानिक दरार चुपचाप बन गई। एक आकृति तेजी से दरार से निकली, जिसके बाद प्रकाश की एक खामोश, बिजली की गति से चलने वाली चाप निकली जिसने सीधे वान हाओ की पीठ पर वार किया। बस करो अकाली, मुझे पता है ये तुम ही हो। वान हाओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आत्मा की अनुभूति ने उसे बताया कि पीछे से अचानक उस पर हमला करने वाला व्यक्ति अकाली थी। अकाली चुप रही। उसकी घुमावदार तलवार ने कुशलतापूर्वक स्थानिक अवरोध को चीरते हुए सीधे वान हाओ की पीठ पर निशाना साधा। टकराना। हालांकि अकाली के आश्चर्य के लिए, जब उसकी तलवार की धार वान हाओ की पीठ से केवल 1 इंच दूर थी, तो वह एक अदृश्य स्थानिक अवरोध द्वारा रोक दी गई। वान हाओ, तुम 1 साल के लिए गायब हो गए थे। तुम्हारी ताकत इतनी भयानक रूप से कैसे बढ़ गई? मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर की आभा मेरे वरिष्ठ चाचाओं के समान है। क्या तुमने अमरता प्राप्त कर ली है? अकाली ने अपनी तलवार म्यान में रखी, फिर एक बार फिर चमक उठी और वान हाओ के सामने प्रकट हो गई। वान हाओ मुस्कुराया और बोला, मैंने अभी तक अमरता प्राप्त नहीं की है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ। ओह, अकाली ने हैरानी से कहा, फिर चैन की सांस ली। ये सच है कि तुलना करना अच्छा नहीं होता। मैं दिन रात साधना कर रही हूँ और अभी हाल ही में तार्किक स्तर तक पहुँची हूँ। तुमने तो मेरे साधना काल के 5वें हिस्से से भी कम समय में साधना की है, फिर भी तुम मुझसे बहुत आगे निकल चुकी हो। लगता है गुरुजी सही थे, तुम मेरे भाग्य में लिखी अपरिहार्य चुनौती हो। अब जब तुम मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो तो मुझे तुम्हारी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मिलेंगे। इतना कहने के बाद अकाली ने अपने स्पेस रिंग से लघु अंतरिक्ष यान निकालने और जाने की तैयारी की, लेकिन वान हाओ ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ ली। अकाली, जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम साथ में हीरो सिटी वापस चलते हैं और जाने से पहले जीत का जश्न मनाते हैं। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अकाली एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन जब उसने वान हाओ की आंखों में ईमानदारी देखी तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे करके सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, तब अकाली द्वारा वान हाओ के अनुरोध को स्वीकार करने के बाद वह मुड़कर चली गई और नामी के पास लौट आए और वान हाओ को दोबारा देखने से बचने के लिए नामी की पीठ में छिप गई। किसी कारणवश अकाली के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका दिमाग अचानक बहुत अशांत हो गया। उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। अकाली को अजीब तरह से अपने पीछे छिपा देखकर नामी हैरान रह गई और उसने पूछा, अकाली, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? अकाली ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर फिर से वही सामान्य ठंडी उदासीनता छा गई। वान हाओ को देखते ही सबकी आंखों में आंसू आ गए। आमतौर पर अलग थलग रहने वाले की आंखें भी वान हाओ की आकृति को देखकर भावुक होकर अपनी आंखों को लाल और सूजा हुआ होने से नहीं रोक सके। नामी सबसे पहले वान हाओ के पास दौड़ी। इस समय नामी अब वह रोने वाली जलपरी राजकुमारी नहीं रही थी जो वह कभी हुआ करती थी। जिस वर्ष वान हाओ गायब हुआ, उस दौरान नामी की साधना का स्तर तेजी से बढ़ा और वह ग्रह स्तर के शिखर पर पहुंचने ही वाली थी। वह तारकीय स्तर में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर थी। इसके बजाय उसने दूसरों को पीछे छोड़ दिया और आकाशगंगा टीम में सबसे तेजी से साधना स्तर बढ़ाने वाली और तारकीय स्तर तक पहुंचने की सबसे अधिक क्षमता रखने वाली सदस्य बन गई। नामी ने अपनी बाहें खोलीं और वान हाओ को गले लगा लिया। अंतरिक्ष के भारहीन वातावरण में नामी की हरकतें कुछ धीमी, यहाँ तक कि अनाड़ी भी थीं, लेकिन इस समय भावुक होने के अलावा कोई भी उस पर हंसना नहीं चाहता था। भाई वान हाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। सच में आप ही हैं। मुझे पता था कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जरूर जिंदा लौटेंगे। आपको पता है, पिछले 1 साल में जब आप शियाओ मेई से दूर थे, मेरी साधना का स्तर सबसे तेजी से बढ़ा। भाई वान हाओ, आपने मुझे जो तरीके सिखाए थे, मैंने हर दिन उन्हीं के अनुसार अभ्यास किया और जरा भी लापरवाही नहीं की। नामी ने अपनी बाहें फैलाईं और धीरे धीरे वान हाओ की ओर बढ़ी। वान हाओ ने भी अपनी बाहें फैलाईं और नामी की ओर तैरने लगा। वान हाओ अब बिना किसी उपकरण के अंतरिक्ष में खड़ा हो सकता है, अपनी उत्तोलन तकनीकों का उपयोग करके अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और यहाँ तक कि स्थानिक पारगमन और तात्कालिक टेलीपोर्टेशन करने के लिए अंतरिक्ष को चीर सकता है। 3 मिनट। दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। उनका बंधन प्रेमियों के बंधन से भी अधिक मजबूत था। राजकुमारी नामी का हृदय तुरंत एक सुखद अनुभूति से भर गया।
वान हाओ के गर्मजोशी भरे आलिंगन को पाकर पिछले 1 साल में उसने जितने भी दुख और परेशानियां झेली थीं, वे सब चुपचाप गायब हो गईं। नामी वान हाओ की बाहों में कुछ देर तक टिकी रही, अपना सिर उसकी गर्मजोशी भरी बाहों में छिपाए रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। इस समय सभी ने जानबूझकर उन दोनों को परेशान करने से परहेज किया और सभी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को खुशी से गले मिलते हुए देखा। कुछ समय बाद वान हाओ ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से नामी के कंधे पर थपथपाया। क्या तुमने काफी गले लगा लिया? वान हाओ के स्नेह भरे शब्द नामी के कानों में गूंज उठे। आंखों से आंसू बहते हुए नामी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वाह टिल्डा, काफी नहीं भाई। वान हाओ की छाती कितनी गर्म और आरामदायक है, मैं उन्हें फिर से गले लगाना चाहती हूँ। इतने लंबे समय तक अलग रहने के कारण जलपरी राजकुमारी वान हाओ के प्रति नखरे दिखाने की इच्छा को रोक नहीं पाए। कई तारा में जीव अभी भी इस ओर आ रहे हैं, खतरा अभी टला नहीं है। चिंता मत करो, बाद में मुझे गले लगाने का खूब समय मिलेगा। वान हाओ ने धीरे से नामी की बाहों को हटा दिया। नामी ने भी बड़ी समझदारी से पहल करते हुए वान हाओ की बाहों से बाहर निकल गई। ओह भाई वान हाओ, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? नामी उस तरह की इंसान है जो ज़्यादा सोचना पसंद नहीं करती और अपने आसपास के मजबूत लोगों पर स्वाभाविक रूप से निर्भर रहती है। सब लोग पहले किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं। यहाँ बहुत सारे स्टार बीस्ट हैं। चलो स्टार बीस्ट वाले इलाके से निकल चलते हैं। वान हाओ के आदेश पर सभी ने बिना किसी प्रश्न के आज्ञा का पालन किया और उसके पीछे पीछे उस उल्कापिंड गुफा की ओर चलने लगे जहाँ वे पहले बसे हुए थे। वान हाओ के नेतृत्व में रास्ते में आने वाले सभी तारा राक्षसों को उनके द्वारा छोड़े गए स्थानिक तरंगों के ब्लेड से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। यहाँ तक कि गृह स्तरीय चरम श्रेणी के तारा जीव भी वान हाओ के हमलों के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन थे, आसानी से कागज की तरह टुकड़े टुकड़े हो गए। जल्द ही जब वान हाओ गैलेक्सी टीम को उल्का गुफा शरण स्थल पर वापस ले गया तो उनका सामना सोराका के सदमे और ब्लेड लीजन के 3 सदस्यों की ईर्ष्या से हुआ। वान हाओ, ये तो अद्भुत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी साधना में सिर्फ 1 साल में इतना सुधार हो जाएगा। क्या तुम्हारे साथ कोई असाधारण घटना घटी? क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? सोराका की खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। वह बेहद खूबसूरत, बुद्धिमान और आकर्षक थीं और उनका रूप रंग भी लाजवाब था। इस समय वह वान हाओ को शरारती निगाहों से देख रही थीं। वान हाओ के पीछे खड़ी दोनों खूबसूरत लड़कियां शर्मा गईं। वान हाओ ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ संयोगवश घटनाएं जरूर देखने को मिली, लेकिन इस तरह की घटनाएं पूरी तरह से संयोग पर निर्भर करती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के रहस्य के बारे में किसी को बताएगा, है ना? सोराका निराश दिख रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वान हाओ उसे रहस्य बताने को तैयार नहीं है, इसलिए उस चतुर लड़की ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वान हाओ, इस क्षुद्रग्रह पेटी में प्रवेश करते समय मेरा अंतरिक्ष यान एक उल्कापिंड से टकरा गया और इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, मरम्मत से परे। क्या मैं आपका अंतरिक्ष यान उधार ले सकता हूँ? स्टॉप्ड।